ये कहानी लाइट की है जिसके पास सबसे पावरफुल अनलिमिटेड 9999 गाचा पावर होती है, लेकिन उसके पार्टी मेंबर को लगा कि लाइट एक नंबर का नल्ला नाकारा बेकार लड़का है, इसलिए वो उसे डंजन में मरने के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि तभी लाइट का अनलिमिटेड गाचा एक्टिवेट हो जाता है और वो उन सभी से बदला लेने का सोच लेता है जिसने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि शुरू में कुछ भी नहीं था, दुनिया एक डार्क टेम्पेस्ट थी, लेकिन एक दिन गॉडेस ने इस दुनिया पे लाइट बरसाई जिससे यहाँ पर कॉन्टिनेंट बना और ड्रैगनटर्स, एल्व्स, ओनिफॉल्स, डॉर्फ्स, डीमन किन, डार्क एल्फ, सेनरॉर्स, बीस्ट फोल्क और ह्यूमन इन जैसे 9 रेसेस का जन्म हुआ। आगे हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली को गुड बाय कर रहा होता है। लाइट अभी ग्रेट एडवेंचरर बनने के लिए जा रहा होता है ताकि आगे जाके वो अपनी फैमिली के साथ फ्यूचर में आराम से जी सके। लाइट यहाँ पर सिटी में आ गया होता है जहाँ पर वो एडवेंचरर गिल्ड को ढूंढ रहा था। तभी एक बीस्ट फोल्क उसे कहता है कि है तुम घटिया ह्यूमन काई के रास्ते से हट। लाइट बेचारा उसे सॉरी कहता है। फिर आगे लाइट या गिल्ड में आ जाता है। वो यहाँ पर एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करता है। लाइट पहली बार रजिस्टर कर रहा है तो उसको यह फ्रैग मिलती है। रिसेप्शनिस्ट लाइट से पूछते है कि क्या उसके पास गिफ्ट है। हाँ मेरे पास है। कौन सा? अनलिमिटेड गाचा। अनलिमिटेड गाचा? और क्या आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? रुकिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लाइट अपने अनलिमिटेड गाचा को एक्टिवेट कर देता है और बताता है कि अगर वो इसे रोल करता है तो उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें से रैंडमली कुछ भी निकल सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट को एक चमचा निकला होता है, लेकिन भाई ये आइटम बहुत ही ज्यादा खराब निकलता है। लाइट कहता है कि ये बस एग्जांपल है। इसके बाद लाइट कई सारे आइटम्स को निकालता है लेकिन वो सारे ही खराब निकलते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है ये रहा आपका एफ रैंक का कार्ड, आपके लिए यही बेस्ट है। हाँ मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए ना। क्या यहाँ पर कोई जॉब है जिसे मैं अभी तुरंत ले सकता हूँ? एक सेकंड। सबसे आसान जॉब यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पे पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लाइट को उतना अच्छे से पढ़ना नहीं आता और रिसेप्शनिस्ट भी ये बात समझ जाती है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन का लिटरेसी रेट काफी कम है। ठीक है जरा देखो। फायरवुड गैदरिंग, सॉइल होलिंग और टर्फ कटिंग। क्या आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड हो? यकीनन इनमें से पेमेंट उतना कुछ खास नहीं मिलने वाला। हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम देखते कि लाइट यहाँ पर तरह तरह के काम करता है। दिन भर काम करने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं। हालांकि लाइट सोच रहा था कि उसे गाचा से कुछ खाने के लिए मिल जाए जिससे खाना खरीदने के पैसे उसके बच जाएंगे। तब यहाँ पर हम कुछ बीस्ट फोल्क को देखते हैं जो कि लाइट को घूरे जा रहे होते हैं। यकीनन इनका इरादा कुछ बुरा ही होता है। लाइट यहाँ चलते चलते गलती से इस बीस्ट फोल्क से टकरा जाता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। अबे चूजे कहाँ पर देख रहा है? हाँ देख के चला कर। मुझे माफ कर देना। तूने मेरे कपड़ों को पूरा गंदा कर दिया है। अब तुझे ही इसके लिए पे करना होगा। हम देखते हैं कि बीस्ट लाइट के बहुत मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे को ले लेता है। लॉन्ड्री बिल के लिए इतना काफी होगा। प्लीज मुझे वो वापस दे दीजिए, उसके बिना मैं अपनी रात को कहीं गुजार नहीं पाऊंगा। लेकिन ये बीस्ट बाय लाइट को एक किक मारता है जिससे लाइट पीछे कीचड़ में गिर जाता है। अबे चूजे तू लकी है कि मैं बस इतना ही ले रहा हूँ। इतना कह के ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आसपास के लोगों को भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि लाइट के साथ ये सब क्या हुआ। उल्टा तो वो कह रही थी कि लाइट कितना ट्रैश है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की लाइट को हाथ देती है। अनजाने में लाइट हाथ को टच कर लेता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके हाथ में तो कीचड़ लगा है। वो लड़की से माफी मांगने लगता है। हम देखते हैं कि ये लड़की एक एल्फ होती है और इसके साथ कई अलग काइंड के रेसेस भी होते हैं। चिंता मत करो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाली। एल्फ नीचे झुक के लाइट को गले लगाती है। लाइट को लग रहा होता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन एल्फ कहती है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा। आगे लाइट को इनसे पता चलता है कि ये सभी कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स पार्टी से है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें सारे 9 रेसेस के मेंबर है। बीस्ट फोल्क से गौरव, एल्फ से साशा, ड्रैगन रेस से ड्रैगो, डीमन किन से डियाब्लो, ओनिफोल्क से ओबोरो, डॉफ से नैनो, डार्क एल्फ से सियोन, सेंटोर से सेंटोर। इनको अभी बस ह्यूमन रेस से कोई चाहिए था तो फिर इनकी पार्टी परफेक्ट हो जाएगी और उसी के लिए ये लोग चाहते हैं कि लाइट इनके पार्टी में ज्वाइन हो जाए। ये सुनने के बाद लाइट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और यकीनन वो इनसे ज्वाइन हो जाता है। आगे हमें कई दिन बाद एबिस में दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़ा डंजन था। यहाँ पर एक मॉन्स्टर लाइट पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ड्रैगो आके स्नेक को काट देता है और लाइट को बचा लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक और स्नेक आ रहा होता है पर साशा उसे तीर मार के खत्म कर देती है। साशा लाइट से कहती है कि वो फ्रंट लाइन में ना जाए क्योंकि अभी वो एबिस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल डंजन है, अगर कुछ भी लाइट को हिट होता है तो वो मारा जाएगा। लाइट माफी मांगने लगता है। साशा देखती है कि कहीं लाइट को चोट तो नहीं आई। साशा को देख के लोग कहने लगते हैं कि वो लाइट की कितनी चिंता करती है, कहीं उसको उससे प्यार तो नहीं हो गया। साशा कहती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, वो बस उनके मेंबर को खोना नहीं चाहती। लाइट को लग रहा होता है कि यार वो तो इनके किसी काम ही नहीं आ रहा, लेकिन रेगो से कहता है कि लाइट चिंता ना करे, जो चाय वो बनाता है वो उसे बहुत ही पसंद है। ये सुन के लाइट को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद ये लोग एबिस में और आगे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये लोग अभी अपना असली रंग दिखाते हैं। क्या हम ब्रेक ले रहे हैं? मैं अभी चाय बनाता हूँ। लाइट भाई चाय की तैयारी कर रहा होता है तभी ड्रैगो उसके पास आता है। ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है लाइट, मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ।
हाँ क्या तुमने सुना नहीं? मैं तुम्हें पार्टी से निकल रहा हूँ। पार्टी से निकल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अबे चीजें तेरी कान में क्या पत्थर भरे है क्या? हम तुझे पार्टी से निकाल फेंक रहे हैं। पर क्यों? मैंने क्या किया? क्योंकि तू हमारे लिए अभी यूजलेस है। ये चूजा कहीं का इस पे इतना गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि बुद्धि कम होने के कारण वो समझ नहीं पाएगा। खैर ह्यूमन तो ऐसे ही होते हैं। चलो आखिरकार इस मालिक के कीड़े से छुटकारा तो मिला। आप सब मजाक कर रहे हैं ना? ये किसी प्रकार का प्रैंक है? हाँ तुम्हें लगता है कि प्रैंक करने के लिए हमारे पास इतना टाइम है? हाँ जो हम तुम्हें यहाँ तक लेके आए? तुम्हें पार्टी में लेने का एक कारण था। क्या? ये तुम्हारे गिफ्ट से रिलेटेड है। मेरा गिफ्ट मतलब अनलिमिटेड गाचा? हमारे सुपीरियर्स की तुम्हारे गिफ्ट पे नजर पड़ी और उनको लगा कि शायद से तुम एक माइस्ट्रो हो सकते हो, इसलिए हम कॉनराड ऑफ ट्राइब को तुम पे नजर रखने के लिए इनवाइट किया गया। लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। मतलब आपको तो ऑलरेडी पता ही है मेरा अनलिमिटेड गाचा कुछ नहीं, बस एक वर्थलेस गिफ्ट है। वो कुछ भी नहीं करता। हाँ तुम्हारा गिफ्ट बेकार है और तुम्हारे पास बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के स्टैट है, इसीलिए बिग विंग्स ने डिसाइड कर लिया है कि तुम माइस्ट्रो नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि अब तुम हमारे लिए बस एक डेड वेट हो। सच कहो तो ट्रॉब्रास ने इसे जल्दी से डिसाइड कर लिया होता तो अच्छा होता। अरे यार मुझे तो अभी राहत मिली है। भले अगर इसके पास ठीक ठाक लेवल का भी माइस्ट्रो ब्लड होता तो मुझे इसे शादी करनी पड़ती, लेकिन इसके जैसे घटिया ह्यूमन रेस वाले के साथ शादी करना, अरे बाप रे, इसके बारे में सोचने से ही मुझे डर लग रहा है। मैं तो बच गई। माइस्ट्रो टॉब्रास आखिर अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात में तुमने कुछ ज्यादा ही उगल दिया। चढ़ा क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तो ये चूजा खत्म होने वाला है। दूसरे एडवेंचर आने से पहले इसे खत्म कर दो। ये सुनने के बाद लाइट बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। हमें ऑर्डर दिया गया है कि किसी भी छोटे से छोटी पॉसिबिलिटीज को अगर तुम्हारे अंदर दिखाई दी गई है तो तुम्हें जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गैरो लाइट पे अटैक कर देता है। लाइट के चेहरे पे चोट आ जाती है। लाइट बहुत ज्यादा पैनिक होके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन साशा उसके पैर पे तीर मार देती है जिससे लाइट नीचे गिर जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। ह्यूमन को हंट करने का मुझे इसलिए मजा आता है। हाँ उनकी रोने की आवाज मेरे कानों के स्वीट म्यूजिक की तरह है। गैरो आंकी लाइट को एक किक मार देता है। इसके बाद वो फिर से उससे बहुत ही ज्यादा किक जड़ रहा होता है। बस बहुत हो गया क्या? लेकिन अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। हम सब ने ऑलरेडी इस स्टोरी पे एग्री कर लिया है कि वो मॉन्स्टर के सरप्राइज अटैक से मारा गया है, तो उसे इंजर्ड करने की बजाय खत्म कर डालो। गैरो लाइट को खत्म करने के लिए जा रहा होता है। लाइट रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा होता है। मैं मरना नहीं चाहता। बेवकूफ कहीं क्या, रुक जा। लाइट मन में कह रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये क्यों हो रहा है, उसे क्यों मरना पड़ेगा? उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं जीना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लाइट जाने अनजाने में अपने नीचे एक ट्रांसपोर्टेशन ट्रैप पोर्टल को बना देता है। गैरो भी इसे नोटिस कर लेता है। वो तुरंत ही लाइट पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन लाइट यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हमें लाइट को इस डंजन में किसी और जगह पे दिखाया जाता है। मैं बच गया। मैंने ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल को बना दिया जिसने मुझे शायद से एबिस में ही कहीं टेलीपोर्ट कर दिया है, लेकिन क्या फायदा, जैसे ही कोई मॉन्स्टर आएगा तो मैं मारा जाऊंगा। लाइट को अपने मॉम डैड भाई बहन की याद आ रही होती है। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने शुरू में मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनकी रिस्पेक्ट की, उन पे भरोसा किया। मैं कितना खुश था, लेकिन वो सब कुछ झूठ निकले। उन्होंने मुझे बेवकूफ बना के इस टेंशन में लाया और मुझे मारने की कोशिश की। और ये माइस्ट्रो क्या है, उनको किसी ने ऑर्डर दिया था, इसलिए वो मुझे मारने की कोशिश की। मैं उन सबको मार दूंगा। उन सबको अपना हिसाब चुकाना होगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं उनमें से हर किसी को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट के पीछे यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। लाइट देखता है कि इसका लेवल तो 1000 है। ये देख के लाइट बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि इन जैसे मॉन्स्टर के बारे में उसने बस फेरी टेल्स में ही सुना था। लाइट समझ जाता है कि अभी वो एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट में टेलीपोर्ट हो गया है। लाइट सोचने लगता है कि आखिर वो इस मॉन्स्टर का सामना कैसे करे। उसके पास उसका बस अनलिमिटेड गाचा गिफ्ट ही होता है। लाइट अनलिमिटेड गाचा को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर भी इसे देखने के बाद हैरान हो जाता है। वो तुरंत लाइट पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। अनलिमिटेड गाचा का कार्ड आ जाता है और हम देखते हैं कि इस बार इसमें से एक लड़की आती है। वो आते ही इस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से खत्म कर देती है। लाइट भी ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये लड़की लाइट के पास आती है और उसे हील भी कर देती है। माफ कर देना मास्टर, लेकिन आपके इंजर्ड फेस को मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैंने खुद ही एडमिनिस्टर लेके आपको हील कर दिया। हाँ मैं तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ और यार सारा दर्द खत्म हो गया। आगे लाइट की इस लड़की को पूछने से उसे पता चलता है कि ये एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड से आई है, द एवर सीकिंग मेड, और ये लाइट के लिए सबसे लॉयल है। इसका लेवल 9999 है। ये सब जानने के बाद लाइट भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मतलब मेरा अनलिमिटेड गाचा बेसिकली वर्थलेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी कोई इनक्रेडिबल उससे आई मिस मास्टर। मैं एक मेड हूँ, पर आप मुझे मे कह के बुला सकते हैं। शुरू में लाइट को मे का डायरेक्ट नाम लेने के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर लाइट देखता है कि इससे शायद मे कोई अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो मे का नाम
इनाम ले ही लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मास्टर को थैंक्स कहती है। मास्टर, क्या मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बताओ। आपके अनलिमिटेड गाचा की डिटेल्स को देखने के लिए क्या आप मुझे अप्राइजल स्किल यूज करने की परमिशन देंगे? अप्राइजल स्किल? क्या सच में तुम्हारे पास ये वाला गिफ्ट है? एग्जैक्टली कहा जाए तो ये मेरे इननेट स्किल में से एक है। क्या इननेट स्किल? मास्टर, लाइट अपने गिफ्ट को वर्थलेस कहना ये सही नहीं है, प्लीज मुझे देखने दीजिए। लाइट परमिशन दे देता है। मैं अपने अप्राइजल स्किल को एक्टिवेट कर देती है और इसे देखने को मिलता है कि उसके मास्टर लाइट के पास तो इनक्रेडिबल स्टैट्स है। वो लाइट को बताती है कि उसकी एबिलिटीज एक हेवी लेयर के पीछे छिपी हुई है। लो लेवल के लोग इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते, सिर्फ मेई के लेवल के हाई लेवल के बिंग से उनके डिटेल्स को देख सकते हैं। मास्टर लाइट, आपका अनलिमिटेड गाचा वर्थलेस के आसपास भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं बताती है कि लाइट का अनलिमिटेड गाचा गिफ्ट अनलिमिटेड बार रोल हो सकता है। कार्ड जो उनमें से रोल होते हैं उनके रेयर होने की पॉसिबिलिटीज आसपास के माना डेंसिटी से होती है। रेयरिटी टॉप से स्टार्ट होती है, जैसे एक्स्ट्रा, फिर सुपर, अल्ट्रा रेयर, ट्रिपल एस रेयर, डबल एस रेयर, यस रेयर, रेयर, नॉर्मल और एरर। सराउंडिंग माना डेंसिटी के बारे में लाइट समझ नहीं पाता। मैं बताती है कि इस दुनिया में माना हर तरफ फ्लो होता है, लेकिन माना की डेंसिटी सरफेस पे लो होती है। मतलब उसके जैसे सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड के सरफेस पे अपीयर होने के चांसेस लगभग 0 है, लेकिन यहाँ डंजन के डेप्थ में माना बहुत ही ज्यादा है। इसलिए लाइट यहाँ पर जो भी रोल करता है उसको रेयर कार्ड मिलने के बेहतर चांस है। मेरे को लग रहा होता है कि उसके मास्टर कितने होशियार है जो यहाँ आके अपने कार्ड को रोल किए ताकि वो अपने अनलिमिटेड गाचा के फुल पोटेंशियल का यूज कर सके। हालांकि मैं इस बात में भी सोच में पड़ गई थी कि अभी जो लाइट के स्टैट है उसे देखा जाए तो यहाँ तक आते हुए उनका कहीं मॉन्स्टर से सामना हुआ होगा, लेकिन लाइट यहाँ पर ऐसे बहुत ज्यादा घायल होकर नहीं आया है। खैर, मैं इसके बारे में सोचना बंद कर देती है। वो लाइट से कहती है कि अब से वो उसके साथ है तो उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि लाइट मई को सारी सच्चाई बता देता है। तुम गलत हो मई, खुद से अब इसमें आना, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। मैं एक पार्टी के साथ आया था लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, मुझे स्लैशेस मारे, एरो मारा। मैं अपने खुद के फ्रेंड के हाथों ही मरने वाला था। उन्होंने कहा कि मेरा गिफ्ट कचरा है, मुझे एक बेकार ह्यूमन कहा। मैं बस अपने फैमिली के लिए यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया था। आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस एक ह्यूमन हूँ इसलिए। उन्होंने जो दर्द दिया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। शुरू में वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन आगे उन्होंने मुझे मारना चाहा। उनको भुगतना होगा। मैं तब तक शांत नहीं बैठ सकता जब तक उनको उनके करतूतों की सजा ना मिले। मैं अपने मास्टर को गले लगाती है। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, आपके सफरिंग के दर्द को मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आप अभी चिंता मत कीजिए। मेरी पाक के साथ आपके साथ जिन्होंने भी बुरा किया है हम उनको नहीं छोड़ेंगे। प्लीज मुझे बस ऑर्डर दीजिए, मैं अभी उनको खत्म कर देती हूँ और उनके सरों को आपके कदमों में ला कर रख देती हूँ। रुको मेरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि मास्टर आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों ने आपके साथ जो किया है इसके बाद वो दया के हकदार नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने अपना विश्वास उन पे जताया, बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ दर्द। मैं मरते मरते बचा हूँ, लेकिन ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैं कमजोर था। इसलिए मुझे स्ट्रॉन्गर होना होगा, क्योंकि मैं अपने खुद के हाथों से रिवेंज लेना चाहता हूँ। मैं उन सभी को आसान मौत नहीं दूंगा, उनको तड़पा तड़पा के मारूंगा। मेरे मास्टर, आपकी विश मेरी विश है। अगर आप खुद अपना पर्सनल रिवेंज लेना चाहते हैं तो मैं अपने मेड के ओनर के साथ ये सब करने के लिए आपकी हेल्प करूंगी। किसी और से सिर्फ मैं ही आपके पोटेंशियल को जानती हूँ मास्टर। थैंक यू मैं। आगे हम देखते हैं कि लाइट फिर से एक बार एबिस में अपने अनलिमिटेड गाचा को रोल करता है। अब वो यहाँ पर एक किंगडम बनाने वाला है जो कि उसके रिवेंज लेने के रास्ते में उसके साथ रहेगा। आगे हमें सीधा 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ एबिस में लाइट ने अपना पूरा किंगडम बना दिया होता है। हम देखते हैं कि अब लाइट के पास बहुत सारी मेट्स होती है। हालांकि ये सभी मेट जितनी पावरफुल नहीं है, ये सभी लो लेवल की है। आगे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर नॉर्मल लोग भी होते हैं। लाइट ने तो भाई यहाँ पर पूरा एबिस का नक्शा ही बदल रखा होता है और अभी वो यहाँ का किंग है। नॉर्मल लोग जो यहाँ पर है वो लाइट को अपनी डेली प्रॉब्लम्स बताते हैं, जिनको लाइट पूरी कर देता है, जिससे यहाँ के नॉर्मल लोग भी उससे बहुत प्यार करते हैं। आगे हमें पता चलता है कि अभी लाइट के पास लेवल 999 की मेई को मिला के और 3 भी मेंबर्स है। उनमें से ये है आयो की। इसका काम पूरे एबिस में स्काउटिंग करना है और देखना है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। यकीनन ये लेवल 999 की है तो ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेनली ये एक टेमर है। एबिस के कितने भी खतरनाक मॉन्स्टर क्यों ना हो वो उनको टेम कर सकती है। इसके बाद ये है एली। ये एक मैजिशियन है जो कि न्यू स्पेल को बना सकती है। लाइट के आने वाले प्लान के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाले मैजिक स्पेल को बना रही है। तीसरी है नाजुना। ये बहुत ही ज्यादा डम टाइप के है, हालांकि क्लोज कॉम्बैट में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी के लिए कासल में पेट्रोल करने का काम इसका है। हालांकि इन सब के साथ लाइट के पास एक मेल वाला भी 999 लेवल का मेंबर है। इसका नाम जैक है। यो लाइट, मैं तुम्हारा वेट कर करके थक गया। जैक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मास्टर लाइट को अच्छे से एड्रेस करो। कोई बात नहीं मई, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं जैक को अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ। लेकिन फिर भी भाई मई को गुस्सा तो आ ही रहा था कि जैक कैसे नॉर्मली लाइट से बात करता है। खैर अभी लाइट को जैक के
साथ ट्रेनिंग करने का समय है। तो ये दोनों इधर की तरफ आ जाते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जहाँ लाइट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ के जैक को एक पंच जड़ देता है। जैक थोड़ा सा पीछे हो जाता है। जरा आराम से, लकीली मुझे ऐसे ही आयरन ब्लड बैरिकेड नहीं कहे थे, क्योंकि तुम्हारा यह पंच किसी और का लगता तो उसका खेल खत्म था। आगे दोनों एक दूसरे को पंच मार देते हैं। इनकी ट्रेनिंग यहाँ धमाकेदार चल रही होती है। इसके बाद हमें नाजुना को दिखाया जाता है, जो कि अपना पेट्रोलिंग कर रही थी। आगे बढ़ते हुए नाजुका के सामने 4 नॉर्मल लेवल वाली मेड्स आ जाती है। ये चारों नाजुका को मस्त से मस्का लगा रही होती है कि क्वीन आप कितना अच्छा काम करती है, आप हमारी प्रोटेक्शन के लिए कितना कुछ करती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद नाजुना को भाई बहुत ही खुशी मिल रही थी। तभी एक मेड पूछती है कि नाजुना आगे कहाँ पर पेट्रोल करने वाली है। नाजुना बताती है कि उसने अभी डिसाइड नहीं किया है। मेड बताती है कि क्या वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट को चेक करने के लिए जा सकती है। वो पार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सीक्रेट है, जहाँ पर उनके जैसे नॉर्मल मेड नहीं जा सकती। नाजुना पूछते है कि आखिर वो किस पार्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें नाजुना को उस सीक्रेट स्पॉट के बाहर दिखाया जाता है और ये कुछ और नहीं बल्कि लाइट का बेडरूम होता है, जहाँ अंदर ऑलरेडी मई होती है। मई, तुम यहाँ पर? नाजुना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम यहाँ पर मास्टर लाइट के रूम के बाहर क्यों आए हो? क्योंकि मैं पेट्रोल पे हूँ, ये एरिया सिक्योर है, जाके कहीं और। लेकिन मैं, तुम यहाँ पर मास्टर लाइट के रूम के अंदर क्या कर रहे हो? हाँ, मास्टर तो जैक के साथ ट्रेनिंग पे गए हैं, राइट? हाँ, मैं बस यहाँ क्लीनिंग कर रही थी। एक मेड होने के नाते मुझे कुछ तो करना ही होगा ना, फिर भले ही मास्टर आसपास हो या ना हो, इसलिए मैं उनके रूम को क्लीन कर रही थी। तो जाओ तुम कहीं और जाके पेट्रोलिंग करो। लेकिन हम देखते कि नाजुना अंदर घुस जाती है और वो देखते कि लाइट का बेड तो पूरा उलट पुलट गया है, जैसे कि कोई इसमें गोल गोल घूम रहा हो और पिलो को सूंघ रहा हो। नाजुना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बेड इस हालत में क्यों है। लेकिन आप लोग समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नाजुना भाई एक नंबर की बेवकूफ होती है। उसे कुछ पता नहीं था कि मई ने ये सब कुछ क्यों किया है। मई भी उसके बेवकूफ होने का फायदा उठाती है और वो बताती है कि वो बस मास्टर लाइट के लिए यूनिक बेड मेकिंग स्टाइल बना रही है। ये सुन के नाजुना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो पूछती है कि क्या मई इसके बारे में उसे भी सिखा सकती है। लेकिन मई बताती है कि ये एक सीक्रेट है, वो उसे ये नहीं बता सकती। नाजुना को लग रहा होता है कि भाई ये कोई स्पेशल स्किल है जो कि सिर्फ हाउस कीपिंग जिससे मई है वो ही कर सकती है। नाजुना भाई मई की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही होती है। यहाँ मेरी मन में कह रही होती है कि शुक्र है ये एक नंबर की बेवकूफ है। तभी नाजुना को याद आता है कि उन चारों मेड्स ने मई के लिए एक मैसेज दिया है। मई मैसेज को देखती है जिसमें लिखा होता है कि मास्टर के रूम को मई अकेले ही मोनोपोली कर रही है, जिसको मई कम कर दे और सबको बारी बारी मास्टर लाइट के रूम को क्लीन करने का मौका दिया जाए। इतना सब कुछ तो नॉर्मल था, लेकिन उन चारों ने आखिर में मई के लिए कुछ गालियां भी बकती होती है। यह सब सुन के यकीनन मई को उन चारों पे गुस्सा आ जाता है। मई जो है वो सारे नॉर्मल मेड की बॉस है। खैर मई नाजुना को कुछ पैसे दे के यहाँ से भगा देती है। नाजुना बहुत खुश होकर यहाँ से निकल पड़ती है। आगे हमें आयोकी को दिखाया जाता है जो कि एक कैट गर्ल है। तभी नाजुना यहाँ पर आती है। मैंने दिए हुए पैसों से उसे कुछ खाना खरीद लिया होता है। खैर नाजुना आयोकी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्या सरप्राइज पे जाके केले को देखने का उसका काम हो गया। आयोकी भाई बस म्याऊ म्याऊ कर रही होती है, जिससे नाजुना को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता। नाजुना समझ नहीं पाती है कि मास्टर लाइट आयोकी की इस म्याऊ म्याऊ वाली बातों को कैसे समझ पाते हैं। खैर हमें देखने को मिलता है कि आयोकी नॉर्मल भी बात कर सकती है। वो नाजुना को बताती है कि मैंने मैप के जिस पार्ट को देखने के लिए उसे कहा था, आयोकी ने उसे फिनिश कर दिया है। उसे कोई भी थ्रेड नहीं मिला है, बस उसकी रिपोर्ट देने के लिए वो यहाँ पर आई है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ नाजुना यहाँ थ्रोन रूम में चेक करने के लिए आई होती है। उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है क्योंकि सुबह से वो अपना काम कर रही है, पर वो सुबह से आज मास्टर लाइट को देख नहीं पाई है। नाजुना थ्रोन के पास जाके चिपक जाती है और कहने लगती है कि मास्टर जब इन पे बैठते हैं तो वो कितने कूल लगते हैं। लेकिन तभी थ्रोन में लगा हुआ एक स्टैचू का पार्ट नाजुका से टूट जाता है। नाजुका बहुत ही पैनिक हो जाती है, वो पार्ट को उठा लेती है। आगे हम देखते हैं कि नाजुना यहाँ से भाग निकलती है। उसने इस पार्ट को बस ऐसे ही लगा दिया होता है। यहाँ इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ये दोनों मस्त से नहाने के लिए बैठ जाते हैं। जैक बताता है कि लाइट अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है, अब इसमें बस कुछ ही मॉन्स्टर है जो अभी आपका सामना कर सकते हैं। मतलब सरफेस पे आपका सामना करने वालों के चांसेस और भी कम है, लेकिन जीरो नहीं। मैं समझ पा रहा हूँ सरफेस की दुनिया अनजानों से भरी हुई है। मुझे पता है अपनी रिवेंज लेने के लिए मैं अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करूंगा। इसके बाद इन चारों को मई के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ इन चारों को पता ही है कि इनको यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है। ये चारों मई से माफी मांग रही होती है। खैर मई इससे कहती है कि इन्होंने जो भी डिमांड की थी वो उसे रिजेक्ट कर रही है। थ्रोन रूम की तरफ जो हॉल जाता है उसको क्लीन करने का काम ये दे देती है और बस इतना ही नहीं, इन चारों को खुद से अपने हाथों से हॉल को क्लीन करना है। ये सुनने के बाद इन चारों की वाट लग जाती है। वो कह रही होती है कि वो ये नहीं कर पाएगी, ये काम उनके लिए कुछ ज्यादा ही है। लेकिन मई कहती है कि वो ये
कर लेंगी। अगर उनको फटाफट लेवल 500 तक पहुंचना है तो उनको इसे से ही शुरू करना चाहिए। इनके पास कोई भी चारा नहीं होता, वो हाँ कहती है। इसके बाद हमें नाजुना को दिखाया जाता है जिसे एक शॉप के अंदर का गॉन्गलेट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है, लेकिन उसके पास कुछ पैसे नहीं थे तो उसे खरीद नहीं सकती। तभी यहाँ पर एली आ जाती है। यह वही है जो मैजिक को बनाती है। खैर इनके बीच में ऐसे ही कुछ नॉर्मल बातें होती है। इन लोगों को मेई पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उनको इतना काम दे दिया है। आगे इनको यह भी याद आता है कि मेई वो है जो इनकी मास्टर की पहली समन थी। उसके बाद दूसरी समन आयो की 3 मंथ बाद हुई। इसका मतलब यह है कि मेई 3 मंथ तक अकेली मास्टर के साथ थी। इनको भाई मेई से भयंकर वाली जलन हो रही होती है। ये कह रही होती है कि काश इनकी जलन एक कर्स में बदल जाए और मेई जल के राख हो जाए। और ये चारों सच में भाई मेई पे कर्स लगाने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मेई बाहर ही होती है। वो अंदर आ जाती है और इनसे कहते हैं कि इन सब का कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये चारों समझ जाती है कि भाई अब इनकी कुछ खैर नहीं। ये लोग मस्का लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बस जलन की वजह से इनके मुंह से ये सब कुछ निकल गया। वैसे मेई इनको बताती है कि उसे लगा था उसने इन चारों को कुछ ज्यादा ही काम दे दिया तो वो उनका काम यहाँ पर कम करने के लिए आई थी, लेकिन इनकी करतूतें देखने के बाद मैं इनसे कहती है कि अब इनको हॉल के साथ थ्रोन रूम को भी क्लीन करना है। ये सुन के इन चारों की और भी ज्यादा वाट लग जाती है। आगे ये अपने साफ सफाई पे लग जाती है और यकीनन थ्रोन की सफाई करते वक्त नाजुका ने जो पार्ट जोड़ा था वो नीचे गिर जाता है, जिससे यकीनन ये लोग हैरान हो जाती है। अगले दिन लाइट इन सब के पास आता है। लाइट को देख के नाजुना बहुत ही खुश हो जाती है। लाइट भाई आयोकी को बड़े ही प्यार से सहला रहा होता है। एली पूछते है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। लाइट बताते हैं कि आयोकी को रियल कैट की तरह ट्रीट करना उसे बहुत ही पसंद है। तभी हम देखते कि यहाँ पर वही हेल हॉर्स मॉन्स्टर आ जाता है। यकीनन लाइट अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका ट्रॉमा इसके प्रति पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अब लाइट अकेला नहीं है। एक बेकार मॉन्स्टर की मेरे मास्टर के सामने घोड़ने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे लगता है कि इस ब्रीड को अब जीने का कोई राइट नहीं है। इसके प्रेजेंस से मास्टर अपसेट हुए हैं। इनको जितना जल्दी हो सके उतनी बुरी मौत देनी चाहिए। इन सभी का ऑरा देख के मॉन्स्टर भाई कुत्ता बन जाता है। लाइट इन तीनों को शांत करता है। हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को ऑलरेडी आयोकी ने टेम कर दिया था। खैर आगे लाइट मेन पॉइंट पे आता है। वो इन सभी को बताता है कि अब उसके प्लान को अंजाम देने का समय आ चुका है। उनकी पार्टी अब सरफेस पे जाने वाली है। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें गारो को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं। गारो को भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था कि लोग उसे ऐसे प्राइज कर रहे हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि गारो अब यहाँ पर बीस्ट टेरिटरी का किंग जैसा ही बन चुका है। तभी आगे बढ़ते समय गारो को एक ह्यूमन दिखता है जो कि कचरे में से कुछ ढूंढ रहा होता है। गारो उस लड़की को नीचे गिरा देता है और कहता है कि उसकी नजर से वो हट जाए। इसके बाद गारो अपनी पलटन के साथ एक बार में आता है जहाँ पर वो मजे से ड्रिंकिंग कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि 3 साल पहले जो उसे जॉब मिला था उसे कभी भी नहीं लगा था कि उससे उसको इतना फेम मिल जाएगा। वैसे शुरू में गारो थोड़ा सा पैनिक था क्योंकि लाइट टेलीपोर्ट हो गया था और उनको उसकी बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन अभी गारो को पूरा यकीन था कि लाइट मर गया होगा। खैर तभी हम देखते कि यहाँ पर मई आती है। पार्टी में इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्या आप कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब के फॉर्मर मेंबर गारो है? हाँ मैं ही गारो हूँ, क्या बात है? मेरा नाम मई है और मैं मास्टर लाइट की एक लॉयल मेड हूँ। क्या मास्टर लाइट? मैं यहाँ पर गारो को सब कुछ झूठ बोल रही होती है कि लाइट एक नोबेल है और वो उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आई है। ये सुनने के बाद गारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्होंने उनको लाइट को खत्म करने के लिए कहा था उन्होंने उनसे ये कभी नहीं कहा था कि लाइट एक नोबेल है। गारो को मई पे थोड़ा सा शक हो रहा था कि मई झूठ बोल रही है, लेकिन मई गारो को मैनिपुलेट कर देती है कि वो उसको सब कुछ सच बता रही है। मई कहती है कि उसने पूरी दुनिया भर में लाइट को ढूंढा लेकिन वो उसे मिला नहीं। उसे पता चला कि लाइट यहाँ पर एबिस पे मारा गया है। मई लाइट से पूछती कि क्या वो मई को उस जगह पे ले जा सकता है जहाँ पर लाइट लास्ट टाइम था, लेकिन गारो कहता है कि उसके लिए वहाँ एबिस में जाना रिस्क हो सकता है। तभी मई गोल्ड से भरे हुए एक बैग को दिखाती है। इतना सारा गोल्ड को देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। गारो मन में कह रहा होता है क्या सच में लाइट एक नोबेल है? बस इस लड़की को वहां तक ले जाने के लिए मुझे इतना सारा गोल्ड मिल रहा है या फिर ये कोई ट्रैप है? खैर लेकिन एक ह्यूमन लड़की मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। गारो मई को वहां तक ले जाने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। वो दिखावा कर रहा होता है कि वो सब ये पैसों के लिए नहीं कर रहा है। लाइट तो उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त था इसलिए वो मई की हेल्प कर रहा है। यहाँ पर गारो अपने मन में कह रहा होता है कि वो इस लड़की को डेंजन के डीप में ले जाके इसके साथ मजे भी करेगा। आगे सभी एबिस के डेंजन में आ जाते हैं। मई यहाँ पर ऐसा दिखा रही थी कि वो चल चल के बहुत ही ज्यादा थक गई है ताकि उसमें जरा सा भी शक न हो। या गारो मन में कह रहा होता है कि तुम बस और जरा सा वेट करो फिर देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आगे लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर गारो ने लाइट को बहुत ज्यादा पीटा था। गारो में से कह रहा होता है कि कुछ मॉन्स्टर का झुंड अचानक से ही आ गया और उन्होंने लाइट पे अटैक कर दिया। लाइट को बहुत ज्यादा स्लैशेस लग गए थे। फिर अचानक से वो टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया और उन्होंने उसे फिर कभी भी नहीं देखा। गारो यहाँ पर अपने
बंदों को रास्ता ब्लॉक करने का इशारा देता है। वो लोग रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तभी मैं यहाँ पर अपना असली पहचान दिखाती है। तुम धोखेबाज लोगों ने उनको यहाँ पर लाया और बेरहमी से मारा। अगर मैं बस थोड़े पहले उनके सर्विस में आती तो मैं तुम लोगों को इतना मारती कि तुम लोग मरने के लिए अपनी भीख मांगते। तुम लोगों ने उनको एरो मारा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं बहुत ही ज्यादा रेंज में आ गई होती है। गारो उससे दूर हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि इस लड़की को इनके सच के बारे में कैसे पता। सिर्फ कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब और जिन्होंने उनको ऑर्डर दिया था बस उनको ही इसके बारे में पता था। गारो में से पूछता है कि वो कौन है और वो किसके लिए काम करती है। क्या वो कोई स्पाई है? मैं अपने ऑरा को दिखाती है जिससे इन सब की वॉट लग जाती है। गारो मन में कह रहा होता है कि ये तो बस एक ह्यूमन ही है। मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? गारो को यहाँ पर लग रहा होता है कि अब तो वो मरने ही वाला है। तभी हम देखते हैं कि लाइट यहाँ पर आ जाता है और वो मई को रुकने को कहता है और बताता है कि गारो के साथ खेलने का अब उसका टाइम है। मैं यहाँ पर रुक जाती है। गारो यहाँ पर लाइट को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके थे। कैसे हो गारो? 3 साल पहले जो तुमने मुझे दिया था मैं यहाँ पर तुम्हें उसका पे बैक करने के लिए आया हूँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। गारो के चमचे उसे पूछने लगते हैं कि बॉस क्या आप उस लड़के को जानते हो? गारो यहाँ पर हंस रहा होता है। मुझे नहीं लगा ताकि तुम जिंदा होगे। क्या कहा तुमने? यहाँ पर पे बैक करने के लिए आए हो? एक लेवल 15 का चूजा मेरे जैसे 150 लेवल की बीच का क्या ही उखाड़ लेगा? हाँ घर में जानता नहीं कि तुम जिंदा कैसे बच गए, लेकिन मेरे सामने आके तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि तुम्हें मार के जब मैं तुम्हारी बॉडी ले जाऊंगा फिर मैं बीस्टफुल का किंग बन जाऊंगा। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ और मैं का मेरे साथ क्या कनेक्शन है? बात तो सही है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी ये क्रीपी गर्लफ्रेंड कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। ह्यूमन कुछ भी नहीं कर सकते और बात जब हमारे जैसे बीस्ट की हो तब तो कुछ भी नहीं। मेरे सारे लड़के 130 से ज्यादा लेवल के हैं। हम सब मिलके तुम्हें यहाँ पर कुचल देंगे। तुम कुछ नहीं बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो जिसके पास वर्थलेस गिफ्ट है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम बस लक और इस लड़की की वजह से सरवाइव कर सके। हाँ तुम जो कह रहे हो वो गलत नहीं है। गारो अपने 2 बीस्ट को लाइट पे अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन मई बहुत ही तेजी से आके उनके सर को काट देती है और बीस्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। कोई भी मेरे मास्टर को थ्रेट करने की कोशिश करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। मैं उन सबको काट दूंगी। मई तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम एग्जिट को ब्लॉक कर दो। मई जाके एग्जिट को ब्लॉक कर देती है। यहाँ पर बीस्ट फोल्क बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए होते हैं। अबे चल गुस्सा, डरो मत। वो बस एक सीक्रेट ट्रिक थी। वो बेकार ह्यूमन आउटफिट से इस ट्रिक से हमें बीट नहीं कर पाएंगे। गारो तुम अभी भी जरा से भी नहीं बदले है ना। ह्यूमंस को तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर समझते हो। क्या तुमने अपने आप को कभी कमजोर कंसिडर नहीं किया? हाँ ह्यूमन लूजर्स होते हैं। उनके पास बस टिल्लू भर माना होता है। तुम लोगों का लेवल एकदम ट्रैश होता है। ये देखो असली लेवल क्या होता है। गारो दिखाता है कि अभी उसका लेवल 158 होता है। गारो कह रहा होता है कि फूड चेन में वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा अपर है, तो एक ह्यूमन का उनको हराना नामुमकिन है। लाइट पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी इन मेंस का सर यहाँ पर जमीन पर क्या कर रहा है? गारो कह रहा होता है कि तुमने कोई मैजिक आइटम का यूज कर लिया होगा। गारो अपने सारे बंदों के साथ लाइट पे अटैक कर देता है, लेकिन लाइट उन सबको एक ही अटैक में पटक देता है। क्या हुआ? बस इतना ही कर सकते हो? गारो को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पीछे जाके एक समन आइटम का यूज करता है जिससे यहाँ पर एक लेवल 500 का फेनरिन आ जाता है। चूजे अब ये तुम्हें खत्म कर देगा। क्या बस 500 लेवल का? इतना कमजोर? क्या डर से तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या? चलो अब अपने लाइफ के लिए भीख मांग जैसे कि तूने 3 साल पहले मांगी थी। जितना भी दम है पूरी जान लगा के अटैक करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी जगह से हिलूंगा तक नहीं। तुम्हें लग रहा है कि ये मजाक है? ठीक है अब मैं तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। फेनरिन अटैक करता है। गारो को लग रहा होता है कि लाइट तो पूरे तरीके से वाइप आउट हो गया होगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है यकीनन क्योंकि लाइट को कुछ भी नहीं हुआ होता। गारो के चमचे कह रहे होते कि आखिर वो उस अटैक को कैसे झेल पाया। उसके पास इतनी ताकत है कि उसने लेवल 500 के मॉन्स्टर के अटैक को इतने आसानी से झेल लिया। चलो गारो अब मेरी बारी है। लाइट अपने लेवल 9000 अल्ट्रा रेयर कार्ड को एक्टिवेट कर देता है जिसमें लेवल 9000 का गॉड वुल्फ फेनरिर होता है। गॉड वुल्फ फेनरिर को देखने के बाद यहाँ पर सभी के सभी हद से ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। लाइट फेनरिर को ऑर्डर देता है। गॉड फेनरिर हल्की सी अपनी ब्रेथ को छोड़ता है जो कि गारो के साइड से जाके उसके फेनरिर को जमा देती है। आइस टूट जाती है और गारो का फेनरिर यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद सभी के सभी यकीनन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तुम्हारे पास एक ऐसा मॉन्स्टर है जो मेरे फेनरिर को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। हाँ लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद ही उस लेवल 500 के मैजिक बीस्ट को आसानी से हरा देता। अब जरा ध्यान से देखना। लाइट अपना लेवल दिखाता है जो कि 999 होता है। गारो भाई ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गारो के चमचे कह रहे होते हैं कि ह्यूमन तो बस लेवल 100 तक की मैक्स जा सकते हैं, क्या ये कोई मजाक है? तभी गारो लाइट से पूछता है कि लाइट 3 साल पहले जैसे दिखता था एग्जैक्टली वैसे दिख रहा है। सेम बॉडी और एग्जैक्ट सेम फेस। कोई भी ह्यूमन अब तक ग्रो हो जाता। लाइट
लाइट बताता है कि उसने ब्रेसलेट ऑफ यूथ पहना है। ये ब्रेसलेट उसकी एज को रोक देता है। उसने अपने एज को, अपने गुस्से को, सबको वैसे ही रखा है क्योंकि वो पूरी तरीके से बदला लेना चाहता है। गौरव को अभी पूरा यकीन हो गया होता है कि ये रियल लाइट ही है और वो अभी समझ जाता है कि अभी वो चाहे कुछ भी करे लेकिन लाइट को हराना उसके लिए नामुमकिन है। गौरव की यहाँ पर अभी बैंड बज गई होती है। वो लाइट के सामने झुक जाता है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मुझे ऑर्डर को मानना ही पड़ा था। मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। यहाँ तक आज की स्कीम भी मेरी नहीं है, ये सब इन लोगों का ही प्लान था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ये सुनते ही गौरव की चमचे उसे कह रहे होते कि गौरव ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है। यहाँ पर आने और जो कुछ भी प्लान था वो सब कुछ गौरव ने ही तो बनाया था। गौरव उनको चुप करता है। मास्टर लाइट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ बिल्कुल पूछिए। ये जो माइस्ट्रो चीज है इसके बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता है वो मुझे सब कुछ बताओ। मास्टर, हाँ, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया था उन्होंने हमें बस इतना कहा था कि हम वो मास्टर को ढूंढे। गवर्नमेंट मास्टर को ढूंढने में इतना क्यों बेचैन है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं मास्टर नहीं हूँ? ये भी मैं नहीं जानता, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता। लाइट इन चमचे से पूछते है कि क्या उनको कुछ पता है और वो सभी कह रहे होते हैं कि हाँ वो जानते हैं। लेकिन तभी मई इन सब को खत्म कर देती है। मई के पास अप्राइजर वाली स्किल होती है। अगर कोई भी झूठ बोलता है तो उसे तुरंत ही पता चल जाता है और मई ने देख लिया होता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसने उन सबको खत्म कर दिया। गौरव भाई यहाँ पर और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। लाइट उसे कहता है कि गौरव मेरे पास तुम्हारे लिए और सवाल है। हाँ हाँ प्लीज बताइए ना। हाँ, हमारी पावर जो तुमने अभी देखी है, क्या लगता है इससे अगर हम सरफेस वर्ल्ड पे वॉर छिड़ देते हैं तो कौन जीतेगा? ओह, ये झूठ बोलने का कष्ट मत करना। मैं अभी आइज ऑफ ट्रूथ का यूज कर रही है। वो सब कुछ देख सकती है कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। गौरव भाई यहाँ पर मुंह देता है। सच कहो तो आपके पास ग्रेट पावर है, मुझे यकीन है कि बैटल आपके साइड में रहेगा। लेकिन चाहे आपका लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो, आप बस एक पर्सन है। इस दुनिया के काफी सारे नेशन ने काफी साल तक वेपन्स, आर्मर और स्पेशल आइटम्स को जमा किया है। जब वो सभी आपके खिलाफ होंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। जैसे कि मैंने सोचा था। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ सवाल है, लेकिन चलो पहले हम यहाँ से टेलीपोर्ट करते हैं। लाइट गौरव को यहाँ पर अपने किंगडम में टेलीपोर्ट करता है। गौरव भाई लाइट के आर्मी को देख के दंग रह जाता है। लाइट जाके अपने थ्रोन पे बैठ जाता है और आगे सभी को अपने स्टैट को दिखाने को कहता है। लाइट के पास बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मैजिक बीस्ट और अलग अलग लेवल के अल्ट्रा रेयर कार्ड्स वाले ह्यूमंस जो कि यकीनन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही 1000 और 1500 की पूरी एक नाइट की आर्मी और ये 4999 लेवल के ह्यूमन भी होते हैं। लाइट गौरव को बताता है कि पिछले 3 सालों में उसने इतने फोर्स को बनाया है। गौरव भाई यकीनन ये सब देखने के बाद हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ गौरव, अगर मैं सरफेस वर्ल्ड के खिलाफ वॉर छिड़ देता हूँ तो क्या मेरे जीतने के चांसेस हैं? गौरव कुछ बोलने के हालत में ही नहीं होता। तुम्हारे फेस को देखने के बाद मैं जो जानना चाहता था वो मैं जान चुका हूँ। मुबारक हो गौरव, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है। तुम्हें अभी रोज दर्द मिलेगा, एक ऐसा दर्द जो कि मौत से भी वर्स है। गौरव यहाँ पर अपने मन में कहता है कि हमने एक ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दे दिया है जो कि एक ही झटके में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। ये लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गौरव लाइट से पूछता है कि क्या वो कोई गॉड बनना चाहता है। लाइट बताता है कि जो रास्ता उससे चुना है उससे आगे पता चलेगा कि वो कोई गॉड बनेगा या फिर कोई मोनार्क। अगले दिन हम देखते हैं कि लाइट इन चारों के साथ अपने मॉम, डैड, भाई बहन से मिलने के लिए अपने गाँव में आया होता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लाइट देखता है कि उसका गाँव तो तबाह हो चुका है। 6 महीने तक लाइट ने थोड़ा रिसर्च किया लेकिन उसे बस इतना पता चला है कि कुछ फोर्सेस ने उसके होम टाउन को तबाह कर दिया। लाइट को अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की बॉडी तक नहीं मिलती। इस बात का उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। 6 महीने बाद हम देखते कि लाइट यहाँ पर नेमू और गोल्ड के साथ आया था। लाइट को भले ही अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स की बॉडी नहीं मिली होती है पर उसने ऐसे ही क्रेव्स बना दी होती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई गोल्ड और नेमू की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। लाइट को अभी इतना पता होता है कि सरफेस वर्ल्ड को वो अभी आराम से हरा सकता है, लेकिन फिर भी अभी वो यहाँ पे सरफेस वर्ल्ड के सारे नेशन को एग्जाम करने वाला होता है। मतलब लाइट अपने एनिमीज को अच्छे से जानना चाहता है कि वो क्या करने के कैपेबल है। लाइट को यह भी लग रहा होता है कि उसके होम टाउन की तबाही ये उसके माइस्ट्रो होने के रिलेटेड हो सकती है। लाइट अब यही जानना चाह रहा होता है कि आखिर ये माइस्ट्रो क्या है जिससे इतना खून बहा है। लाइट को वह अपने पेरेंट्स की डेथ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो कहता है कि जिस किसी ने भी उसके परिवार के साथ ये किया है वो उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लाइट यहाँ पर फुल मास्क को पहन लेता है, इससे उसकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों उड़ के डैगस नाम के एक सिटी में जा रहे होते हैं। तभी नेमोमो लाइट से पूछते हैं कि मास्टर लाइट, डैगस में हम क्या करने वाले हैं? तभी गोल्ड नेमोमो से कहता है कि क्या वो भूल चुकी है कि मास्टर के यहाँ पर सरफेस वर्ल्ड में क्या कहना है। यहाँ नेमोमो या सरफेस में लाइट नहीं बल्कि डार्क हूँ। अरे हाँ मास्टर डार्क, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल ही गई थी। गोल्ड कहता है कि यकीनन यहाँ पर मास्टर का रियल नाम यूज नहीं किया जा सकता वरना कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब की इन पे नजर आ सकती है। खैर आगे लाइट बताते है कि वो लोग डैगस में जाके एडवेंचरर बनने वाले हैं। फिर वो वहाँ पर अपनी रैंक को बढ़ाएंगे ताकि लगे कि वो एक प्रॉपर एडवेंचरर है और उन पे कोई भी शक ना हो।
आगे हम देखते हैं कि ये तीनों डैगर सिटी के बहुत ही ज्यादा पास आ गए होते हैं, इसलिए अब वो यहाँ से चल के जाने वाले होते हैं। आगे बढ़ते हुए इन तीनों को कुछ डॉफ्स दिखते हैं जो कि एक ह्यूमन मर्चेंट को परेशान कर रहे थे। ये बंदा यहाँ पर डॉफ से कह रहा होता है कि प्लीज वो उसके बच्चों को हर्ट न करे। तभी डाकू की नजर यहाँ पर इन पे आ जाती है। लाइट ऑर्डर देता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्होंने इन सबको बांध दिया होता है। आगे हम देखते हैं कि ये बंदा लाइट और बाकी सबको यहाँ से डैगर सिटी में ले जा रहा होता है। लाइट उसे पूछता है कि क्या उनको ऐसे फ्री में सिटी में ले जाना सही होगा, लेकिन बंदा कहता है कि लाइट ने उनकी जान बचाई है, यकीनन वो उसके लिए इतना तो कर ही सकता है। ये लड़का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कह रहा होता है कि उसने आज तक किसी भी ह्यूमन को ऐसे डॉग्स को आसानी से हराते हुए नहीं देखा। पक्का वो दोनों बहुत ही ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नामो में बताती है कि उनके मास्टर लाइट तो उनसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह सुन के लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बंदा कहता है आप लोग डागस में जा रहे हैं, मतलब आप लोग डेजर्ट में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, आप काफी फेमस एडवेंचरर पार्टी होंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो बस अभी एडवेंचरर बनने वाले हैं। हाँ इसलिए तो हम डागस में जा रहे हैं, वहाँ पर गिल्ड में जाके रजिस्टर करके हमें हमारी रैंक बढ़ानी है। ओ ऐसी बात है, तो यकीनन आप सही जगह पर ही जा रहे हैं। डागस एक डॉफ की किंगडम की सिटी है जो राइट साइड से ह्यूमन और वेस्ट के एल्फ किंगडम के बॉर्डर के नीचे है। डागस का डंजन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए बहुत ज्यादा एडवेंचरर्स यहीं पर आते हैं। वहाँ पर ह्यूमंस को भी अलाउड है, इसलिए इस बंदे को होटल बनाने के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। आगे लोग डागस सिटी के गेट पे आते हैं। लाइट ने इस बंदे से कहा होता है कि वो इनको यहीं पर छोड़ दे। जाने से पहले बंदा अपना नाम बताता है, इसका नाम कर्नल होता है। कर्नल लाइट से कहता है कि अगर वो लोग सिटी में रहने वाले हैं तो उसके होटल में आ सकते हैं। आगे लोग सिटी में आ जाते हैं। ये दोनों सरफेस पे पहली बार आए थे तो यहाँ के नजारे देखने के बाद थोड़े से हैरान हो रहे होते हैं। आगे सभी गिल्ड में आते हैं, जहाँ पर आते ही दूसरे रेस वाले इनसे दूर भाग रहे होते हैं। लाइट समझ जाता है कि अभी भी ह्यूमंस को यहाँ बेकार ही ट्रीट किया जाता है। खैर यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जहाँ लाइट को यह फ्रैंक मिली होती है, तो इससे नेमो रिसेप्शनिस्ट पे भड़क जाती है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो भी पहले स्टार्टिंग से एडवेंचरिंग शुरू करता है उसे यह फ्रैंकी मिलती है, लेकिन नेमो भाई ये सब मानने के लिए तैयारी नहीं हो रही थी। तभी लाइट रिसेप्शनिस्ट से नेमो के लिए माफी मांगता है और वह कहता है कि यह फ्रैंक से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाहर आने के बाद नेमो समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो रो के लाइट से माफी मांग रही होती है और यहाँ गोल्ड को भाई बढ़िया मौका मिल गया होता है। वो नेमो के मजे ले रहा होता है। लाइट उसे कहता है कि वो नेमो को परेशान न करे और लाइट भी यकीनन नेमो को शांत करता है। इसके बाद हमें इन सबको कर्नल के होटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइट कर्नल को बताता है कि वो यहाँ पर उसके होटल में रहने के लिए आया है। कर्नल भाई इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो लाइट से कहता है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मुझसे मांग सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो मेरी कुछ रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल बताइए ना, मैं पूरे टॉप फ्लोर को 1 मंथ के लिए रेंट पे लेना चाहता हूँ और तब तक मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी ना आए, यहाँ तक आपका स्टाफ भी नहीं। लाइट कर्नल को बहुत सारे गोल्ड कॉइन देता है और वो कह रहा होता है कि उसके पास अभी इतने ही है, लेकिन कर्नल कहता है कि आपने हमारी जान बचाई है, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, प्लीज मेरी से एक और रिक्वेस्ट समझ के ले लीजिए। कर्नल लाइट की बात मान ही लेता है। आगे टॉप फ्लोर पे आने के बाद लाइट यहाँ पर साइलेंट, जैमिंग और डिटेक्शन मैजिक कार्ड्स को लगा देता है। इनको लगाने के बाद अब वो पूरी तरीके से यहाँ पर हिडन रहेगा। लाइट इन दोनों से कहता है कि अब वो आराम कर सकते हैं, लेकिन तभी नेमो कह रही होती है कि लाइट अंडरग्राउंड चला जाए। वो लोग यहाँ पर सवाल लेंगे। नेमो को पता होता है कि लाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सरफेस के बारे में उनको भी कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग इनमी है, तो उसे बस लाइट की चिंता हो रही थी कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए। लेकिन लाइट यहाँ पर नेमो से कहता है, क्या तुम मुझे अपने रिवेंज लेने से मना कर रही हो? लाइट को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेमो बताती है कि उसके कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। नेमो लाइट से बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगती है। खैर तभी गोल्ड माहौल को संभाल लेता है। वो कहता है कि हमारे मास्टर खुद अपने हाथों से रिवेंज लेना चाहते हैं बिना किसी मिडल मैन के। लाइट भी यहाँ पर जरा शांत हो जाता है और वो नेमो से माफी मांगता है। माफ करना नेमो, मैं जानता हूँ कि तुम बस मेरी चिंता कर रही थी, लेकिन मेरे इमोशंस ने मेरे ऊपर कब्जा ले लिया। नेमो कहती है कि गलती उसकी भी है, उसे माफी मांगने का एक मौका दिया जाए। लाइट हाँ कह देता है, लेकिन हम देखते कि नेमो लाइट के पैर को चूमने लगती है और उससे माफी मांगती है। खैर अगले दिन हम देखते कि ये लोग डंजन में जाने के लिए आते हैं। यहाँ पर काफी बड़ी लाइन होती है। गोल्ड कहता है कि यहाँ पर तो एक भी एल्फ नहीं दिख रहा। लाइट उसे बताता है कि एल्फ और डॉर्फ के बीच में इस बात पे मसला चल रहा है कि इस डंजन का ओनर कौन सा किंगडम है। खैर तब यहाँ पर 2 बंदे आते हैं जो कि लाइन के बीच में घुस जाते हैं। यहाँ पर एक 4 ह्यूमंस की एडवेंचरर पार्टी होती है। बंदे इनके सामने आगे होते हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करे, कुछ कहेंगे तो इनको ही खतरा हो सकता है। तभी लाइट उस बंदे से कहता है, ओए हुडी वाले, तुम लाइन में घुस गए हो, ये ठीक नहीं है। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मुझे दूसरा कोई लाइन में घुसने वाला नहीं दिख रहा। तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ मुझे कैसे पता होगा? तुमने अपने फेस को पूरी तरीके से ढक लिया है। अगर मैं एज्यूम करूँ कि तुम कोई फेमस हो, फिर तो ये और भी ज्यादा बेकार बात है कि तुम ऐसे लाइन में घुस गए। गोल्ड कहता है कि मेरे लॉर्ड डार्क बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ओए चल लाइन से निकल। क्या तू गधा है क्या? तुझे इतना भी पता नहीं है कि लाइन कैसे काम करती है? चल निकल वहाँ से। ये सब सुन के इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लाइट और बाकियों पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके साथ वाला बंदा
उसे रोकता है। वो कहता है कि शांत रहो, यहाँ पर बहुत पब्लिक है, यहाँ पे मसला करना ठीक नहीं है, वैसे भी आपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉट पकड़े रखी है। बंदा शांत हो जाता है और चुपचाप लाइन में से पीछे जाने लगता है। हालांकि जाने से पहले वो लाइट से कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। सारे ह्यूमंस यहाँ पर लाइट और उन दोनों की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई उन्होंने ये कदम उठाया। ये सभी आके लाइट को थैंक्स कहते हैं। लाइट इनसे कहता है कि थैंक्स की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने तो जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ बस आवाज उठाई है। ये लोग समझ जाती है कि भाई लाइट बहुत अच्छा पर्सन है। तब यहाँ इनके पास एक मेंबर इसको चुल मच जाती है। वो पूछता है कि क्या गोल्ड का पूरा आर्मर सच में गोल्ड से बना हुआ है? और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई सिर्फ इस बंदे को ही नहीं, यहाँ पर सभी लोग ये जानना चाह रहे होते हैं। गोल्ड बताने के लिए जा रहा होता है, लेकिन नेमो बताती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये आर्मर पूरा फेक है। खैर तब ये बंदा समझ जाता है कि लाइट यहाँ पर डंजन में पहली बार ही जा रहा है, क्योंकि लाइट के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। डंजन के अंदर जो भी फ्लोर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए एडवेंचरर डंजन के अंदर अपना कैंप बनाने के लिए खुद ही इक्विपमेंट लेके जाते हैं। यह सब बताने के लिए लाइट बंदे को थैंक्स कहता है। हालांकि लाइट को इक्विपमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसके पास आइटम बॉक्स था। इस पार्टी का अंदर जाने का समय आ जाता है। ये लोग अंदर चले जाते हैं। उन लोगों के बाद इनका ही नंबर होता है और ये भी अंदर आ जाते हैं। डंजन में आने के बाद लाइट कहता है कि अब इसके बाद पहली बार वो दूसरे डंजन में आया है। ये डंजन में काफी बड़ा है। आगे सभी डंजन के फ्लोर में आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल एक अलग ही दुनिया होती है। लाइट बताता है कि डंजन के कोर का माना यहाँ पर सारे मॉन्स्टर को और ट्रैप्स को जन्म देता है। डंजन के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। आगे लाइट फ्लाइंग, काउंसिल और सुपरविजन इन कार्ड का यूज करके सभी ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अपनी स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ पर ये कुछ मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये बंदा एक एल्फ होता है और अभी काफी गुस्से में था। हमें पता चलता है कि ये एल्फ किंगडम का यंग वाइट इलाइट वॉरियर है। मेरा नाम कीटो है, मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ, मेरे अंदर एक माइस्ट्रो का ब्लड है। सारे एल्फ को मेरा नाम पता है। हमें पता चलता है कि ये दोनों डंजन में कुछ मटेरियल जमा करने के लिए आए होते हैं। यानक कीटो से कहता है कि मिस्टर कीटो शांत हो जाइए है, हम यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे ट्रोल को खत्म करने के लिए आए हैं। चलो हम सीधा वहीं पर जाते हैं, इन ऑर्क पे टाइम वेस्ट करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यानक तुम चुप रहो, उन चीजों ने मेरी बेइज्जती की, एक माइस्ट्रो ब्लड वाले की। हमें देखने को मिलता है कि काइटो का लेवल 1500 होता है, पर उसे ये भी कम लग रहा था। यानक उसे बताता है कि काइटो का लेवल सारे एल्फ के लेवल के लिमिट के बियॉन्ड जा चुका है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि कीटो और भी ज्यादा लेवल इंक्रीज करना चाहता है और यानक के पास इसके लिए कोई तरीका होता है और इसी के लिए यहाँ पर ये डंजन में आए होते हैं। हालांकि यहाँ पर काइटो को अभी भी यानक पे पूरे तरीके से ऐसे भरोसा नहीं है कि वो उसका लेवल बढ़ा देगा। वो मन में कह रहा होता है कि अगर यानक का तरीका काम नहीं करेगा तो वो उसे जिंदा जला देगा। यहाँ लाइट की तरफ हम देखते कि इन तीनों ने अभी मॉन्स्टर को खत्म करके उनके मैजिक स्टोन को निकाल दिया होता है। इनको बस गिल्ड को ये प्रूफ करना था कि ये लोग थर्ड फ्लोर तक गए हैं ताकि इनका रैंक बढ़ जाए। इनका काम यहाँ पर हो गया होता है तो ये अब यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी जाते समय इनको ये लोग दिखते हैं, जहाँ इनको देखने को मिलता है कि गॉब्लिन मॉन्स्टर ने इनको घेर लिया है। हालांकि ये लोग ये भी नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने फॉर्मिंग बहुत अच्छी की है। वैसे भी ये गॉब्लिन मॉन्स्टर होते हैं तो इनको कोई चिंता नहीं हो रही होती। हम देखते हैं कि एक एक करके ये लोग गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं। तब ये देखते हैं कि लाइट और बाकी के अचानक से ही इनके पीछे आ चुके हैं। अरे यार तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? लाइट बंदे से कहता है कि उसे फाइट करते समय ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बैटल में सरप्राइज अटैक भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि लाइट ने यहाँ पर एक स्नेक को खत्म कर दिया होता है। लड़का लाइट को थैंक्स कहता है। तब यहाँ पर लाइट, गोल्ड और नेमुमू को कुछ सेंस होता है। हम देखते हैं कि सामने से ग्रेट बुश वुल्फ्स का झुंड आ रहा होता है, जिनको देख के ये चारों काफी हैरान हो गए होते हैं। लेकिन लाइट कहता है कि ये प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम देखते हैं कि ये वुल्फ्स इनको कुछ भी किए बिना यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन वुल्फ्स किसी से बच के भाग रहे होते हैं और ये एक बड़ा सा मैंटिस होता है, जिसे देख के यकीनन इन चारों की पूरी तरीके से बैंड बच जाती है। वो कह रहे होते हैं कि यह कैसे मुमकिन है, ये जायंट मैंटिस तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। ये लोग जानते हैं कि वो इस मैंटिस को नहीं हरा सकते, लेकिन फिर भी वो कोशिश करने का सोच लेते हैं। हालांकि लाइट इनसे कहता है कि वो लोग यहाँ से निकल जाए। लाइट और उसके मेंबर्स इस मैंटिस को हरा देंगे, लेकिन यकीनन ये अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोग हमेशा से ही कहाँ पीछे हटते हैं। मैंटिस इन पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। गोल्ड जाके उससे भिड़ जाता है। हम देखते कि मैंटिस गोल्ड को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। गोल्ड पीछे आ जाता है और वो लाइट को बताता है कि मैंटिस का लेवल कम से कम 500 होगा। उसके नॉर्मल अटैक उस पर स्क्रैच भी नहीं लगा रहे। लाइट फायर एरो से अटैक करता है, लेकिन मैंटिस उसे ब्लॉक करके लाइट पे ही रिफ्लेक्ट कर देता है। लाइट पीछे हो गया होता है। अरे यार वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मिया उनको अपने मैजिक से बैकअप दो। अरे भाई तूने देखा नहीं क्या अभी उसने क्या किया? उसने एक कॉम्बैट क्लास के स्पेल को बिना इंचार्टेशन के काश कर दिया। यार तुम लोग कैसे हैरान नहीं हो सकते? यकीनन भाई ये लोग कहाँ पर हैरान होंगे, इनको मैजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इलियो अपनी बहन से कहता है कि क्या सच में ये बहुत बड़ी बात है क्या? तभी गोल्डन से कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखोगे एक नाइट बैटल में कैसे फाइट करता है। मैंटिस यहाँ गोल्ड पे अटैक करता है, लेकिन इस बार गोल्ड अपनी फुल पावर से शील्ड को सामने लाता है, जिससे मैंटिस का हाथ टूट जाता है। इसके बाद गोल्ड जाके स्ट्राइक मारता है और
मैंटिस के एक और हाथ को काट देता है। ये देखने के बाद ये चारों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लाइट यहाँ पर कहता है कि अब उसकी बारी है। लाइट फिर से फायर एरो से अटैक करता है। इस बार वो एक साथ काफी सारे एरो से अटैक करता है। मैंटिस फिर से इनको रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन लाइट ने इस बार एरोस को कंट्रोल ले लिया होता है। एरोस फिर से मैंटिस की ओर जाके उसके पीठ पर लग जाते हैं। अरे बाप रे, उसने एक साथ 30 एरो को काश कर दिया और उनको वो कंट्रोल भी कर पा रहा है। नहीं, ये कैसे मुमकिन है। लाइट यहाँ पर मैंटिस की हालत अधमरी कर देता है। चलो अब तुम्हें खत्म कर दिया जाए। लेकिन हम देखते कि मैंटिस यहाँ डर के मारे भागने लगता है, लेकिन यकीनन लाइट उसे कहाँ भागने देने वाला था। लाइट फायरवॉल कार्ड का यूज करके मैंटिस के सामने एक फायरवॉल लगा देता है। लाइट का ये मैजिक देखने के बाद मिया पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। वो कह रही होती कि लाइट एक टैक्टिकल क्लास के स्पेल को बिना किसी इंचार्टेशन की कास्ट कर दिया है। मिया भाई हैरानी से पागली हो जाती है। ये तीनों यहाँ पर मैंटिस के पास आते हैं। मैंटिस यहाँ पर उड़ के भागने की सोच रहा होता है। लाइट नेमोमो को ऑर्डर देता है। नेमोमो एक बड़ी सी जंप लगा के मैंटिस को खत्म कर देती है। ये लोग यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। मैं कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा उन तीनों ने जायंट मैंटिस को खत्म कर दिया। अरे यार, मुझे भी नहीं हो रहा, आखिर वो लोग कौन है। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ इलियो के पार्टी मेंबर ने मैंटिस के जेम्स को निकाल दिया होता है। इलियो या लाइट से पूछता है कि क्या आप लोग बी या ए रैंक या फिर एस रैंक की पार्टी है। अरे नहीं, हम तो एफ रैंक है। एडवेंचरिंग तो हमने बस अभी स्टार्ट की है। ये सुनने के बाद ये चारों हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लाइट ने इस सब की जान बचाई होती है तो एलियो से कहता है कि क्या वो आज रात के लिए इनके साथ इनके टेंट में आना पसंद करेगा। उनकी जान बचाने के लिए वो लाइट के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना चाहता था। लाइट पहले इलियो को नहीं कहने वाला था। वो कहता है कि मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहता। सन जल्दी डाउन होने वाला है, रात में इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। साथ ही मिया को आपसे कुछ मैजिक के बारे में पूछना चाहती है। हम देखते हैं कि लाइट इनके साथ आ जाता है। इनका खाना वगैरह यहाँ पर तैयार हो गया होता है। लाइट ने मिया को बताया होता है कि उसके मॉम और डैड दोनों ही मेज थे। वाह, ये कितनी कमाल की बात है। शायद इसलिए मिस्टर लाइट आप इतने मैजिक में ग्रेट हो। तुम भी मैजिक में कमाल हो मिया। अरे नहीं, मैं तो यहाँ तक बिना वॉइस के भी स्पेल को कास्ट नहीं कर सकती। टैक्टिकल क्लास में तो मैं और भी ज्यादा कमजोर हूँ। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा यार, क्या वो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी क्या। आप बढ़िया बात क्या बोल रहे हो। हाँ, लाइट ने जो किया वो इम्प्रेसिव के बियॉन्ड का है। मिया इन सबको समझाती है कि मैजिक में स्पेल के 3 क्लासेस होते हैं। पहला कॉम्बैट क्लास, जिसमें फायर और आइस स्वॉर्ड को बनाया जा सकता है, जो कि सिंगल टारगेट के खिलाफ यूज करने के लिए बेस्ट होता है। दूसरा टैक्टिकल क्लास, जो कि अभी लाइट ने यूज किया था, वो एक बड़ी एरिया में अटैक करने के लिए बेस्ट है। और आखिर में है स्ट्रेंजिकल क्लास। इस क्लास की स्पेल इतनी पावरफुल होती है कि पूरी दुनिया को हिला सकती है, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक और मीटियोर। हालांकि इसे कास्ट करने के लिए मेजर्स का पूरा एक ग्रुप चाहिए होता है, जो कि लगातार माना का यूज कर सके और इंचार्टेशन को कंटिन्यू रख सके। ड्रैगन, एल्फ, डार्क एल्फ और डीमन किन, इन जैसे रेस के लिए एडवांस स्पेल को कास्ट करना आसान होता है, लेकिन एक ह्यूमन के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। फिर भी लाइट ने ये कर लिया, इसलिए ये कमाल की बात है। आज तक कोई भी ह्यूमन ये नहीं कर पाया है। ह्यूमैनिटी के लिए ये सबसे बड़ी बात है। मैं मैजिक स्टफ के बारे में ज्यादा तो समझ नहीं पाता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मिस्टर लाइट दिल के बहुत ही अच्छे पर्सन है। और मिया, तुम भी मैजिक क्राफ्ट के लिए डूची के अकेडमी में ज्वाइन होने के लिए गुड इनफ हो। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम टैक्टिकल क्लास स्पेल को अपने आप से कास्ट कर ही लोगी। डूची अकेडमी, हाँ, क्या तुम उस नेशन के बारे में बात कर रहे हो जिसने म्यूचुअली सारे रेसेस को बनाया था? क्या नाम था उसका? हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ 9। हाँ, गोल्ड इलियो से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर यकीनन अच्छी मेज होगी, जिसे मेज क्राफ्ट के लिए दुनिया के सबसे अच्छे एकेडमी ने इनवाइट किया है। इलियो बताता है कि एक दुर्घटना की वजह से उन्होंने उनके पेरेंट्स को खो दिया, इसलिए मिया कभी भी वहाँ अकेडमी में जा नहीं पाई। इसलिए इलियो और मिया ने अपने बचपन के फ्रेंड गिरमा और वोडी के साथ पार्टी बना ली। अभी इलियो डंजन को एक्सप्लोर करके जितना हो सके पैसा जमा करना चाहता है, ताकि वो मिया को ड्यूसी अकेडमी में मेजिक क्राफ्टिंग के लिए भेज पाए। मिया कहती है कि वो उन लोगों के साथ भी रह के ऐसे बहुत ही खुश है। इन सबको ऐसे एक साथ देखने के बाद लाइट को अपनी छोटी बहन की याद आती है। वो इनसे कहता है कि एक दिन यकीनन वो सभी अपने गोल को जरूर अचीव कर लेंगे। ये सुन के सबको, खासकर मिया को बहुत ही अच्छा लगता है। इलियो लाइट से पूछता है कि आप लोगों ने एडवेंचरर बनना क्यों चाहा? लाइट बताता है कि उसकी मॉम और डैड की हाउस फायर में डेथ हो गई। नेमो बताती है कि इस इंसिडेंट की वजह से लाइट को एक गहरा बर्न लग गया और वो उसे हील करने की जर्नी पे है। एक्चुअली देखा जाए तो कोड लैंग्वेज में इन्होंने ये कहा होता है कि भाई अब ये सभी लाइट का रिवेंज लेने के रास्ते पर चल रहे हैं। तभी पता नहीं गिमरा को क्या हो जाता है। वो कहता है कि नेमुमु और गोल्ड डेट कर रहे हैं, है ना? ये सुनते ये दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ऐसा कभी होगा। इसके बाद हमें काइतो को दिखाया जाता है, जहाँ एनेक ने अपने सैंपल के लिए आइटम को कलेक्ट कर दिया होता है। हमें पता चलता है कि एनेक सारे रेसेस के मास को लेकर रिसर्च करने वाला है कि उनकी लिमिट कहाँ तक सरपास की जा सकती है। और आगे अब यानक कहता है कि उनको ह्यूमन के मटेरियल चाहिए। ये सुनते ही काइतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है, जहाँ किल्ड में लाइट बहुत ही ज्यादा मैजिस्टोन लेके आया होता है, जिसे देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। बस इतनी बात नहीं थी, अब इस सारे लोगों में ये बात फैल गई होती है कि लाइट और उसकी पार्टी ने जायंट मैंटिस को हरा दिया है।
रास्ते में चलते हुए भी सारे लोग यहाँ पर लाइट की पार्टी के बारे में ही बातचीत कर रहे होते हैं। लोगों ने तो उनके पार्टी को ब्लैक मोल्टी नाम भी दे दिया होता है। एक बंदा लाइट को रोकता है और पूछता है कि आप लोग ब्लैक मोल्टी है राइट। लाइट को कुछ भी पता नहीं होता है कि बंदा क्या बोल रहा है। बंदा बताता है कि सभी लाइट और उसके पार्टी को ब्लैक मोल्टी नाम से ही बुला रहे हैं। नेमो में तो भाई बंदे पे एग्रेसिव हो जाती है और उससे पूछते हैं कि तुम्हें लॉर्ड डार्क से क्या काम है और हमें कोई ट्रबल नहीं चाहिए। मेरा नाम स्विलान है और यह गिलबर्ट। मैंने सुना है कि आप लोगों ने जेंट मेंटिस को हरा दिया है, साथ ही 5th फ्लोर तक भी आप क्लियर कर चुके हैं। यार ये सब अफवाह होगी, चल यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। 5वें फ्लोर तक जाने के लिए हमें कितने साल लगे थे याद है ना। ये सुन के नेमो अब गिल्डबर्ट पे एग्रेसिव हो जाती है। तुम्हें लगता है कि लॉर्ड डार्क झूठ बोलते हैं। हाँ अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हम तो इस बात से खुश है कि अगर वो सब आपने किया है। कहना क्या चाहते हो, ह्यूमन रेस से भी तो कोई होना चाहिए जो बाकी रेसेस को टक्कर दे। खैर इन दोनों को इनके पार्टी के लोग बुला रहे होते हैं तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लाइट देखता है कि दूसरे रेस वाले कह रहे थे कि ह्यूमंस तो कितने कमजोर होते हैं। हाँ मुझे यकीन है कि वो जायंट मेंटिस को हराने की बात पूरे तरीके से झूठ होगी। खैर लाइट इन पे कुछ ध्यान नहीं देता। इसके बाद हमें इन तीनों को डंजन में दिखाया जाता है। अब ये सभी 5th फ्लोर के भी आगे जाने का सोच रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनको इलियो और उसकी पार्टी दिख जाती है। ये सभी उनके पास आ जाते हैं। यकीनन सभी 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं तो एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और आगे इलियो मिया को आगे करता है। ओए मिया तुझे कुछ लाइट से कहना था ना। हम देखते हैं कि मिया लाइट को थैंक्स के रूप में एक गिफ्ट देती है। ये क्या है, कुछ ऐसा जो मेरे ग्रैंडफादर ने गुजरने से पहले मुझे दिया था। ये बर्न्स के लिए ऑर्नामेंट है। मिया ने भाई लाइट की उस बात को बहुत ही ज्यादा सीरियस से ले लिया होता है। बस थोड़ा सा ही क्यों ना हो लाइट का दर्द कम हो, इसलिए मिया ने अपने पास के सबसे कीमती चीज उसे दे दी होती है। लाइट भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मिया को लग रहा होता है कि कहीं लाइट को ये गिफ्ट पसंद नहीं आया और क्या वो इसे नहीं लेगा, लेकिन लाइट कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसे ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आया है और वो इसे ले भी लेता है। वो इस गिफ्ट के लिए मिया को बहुत ही थैंक्स कहता है। लाइट भी मिया को कुछ देने वाला होता है। मिया चान मुझे भी फेवर रिटर्न करने दो। ये लो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। वाह ये कितना सुंदर है, पर मैं तुमसे कैसे ले सकती हूँ। तुम्हारे गिफ्ट से सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो प्लीज थैंक के रूप में इसे ले लो। मिया अपने भाई की तरफ देखती है, वो उससे हाँ कहता है। मिया गिफ्ट को लेके पहन लेती है और लाइट को इसके लिए थैंक्स कहती है। आगे हमें रात में दिखाया जाता है जहाँ नीमू लाइट से पूछते है कि मिया को वो एस रैंक वाला ब्रेसलेट देना क्या वो ठीक था। नीमू को लग रहा होता है कि मिया ने पता नहीं लाइट को क्या दिया, लेकिन उसके बदले उसको एक एस रैंक का आइटम मिल गया। नीमू यहाँ पर भावना को उतना समझ नहीं पाती। लाइट उसे कहता है कि वो ब्रेसलेट को मिया को देने से उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। गोल्ड यहाँ पर समझदार होता है। वो लाइट से कहता है कि आपने जो आइटम उसको दिया है वो अगर कोई स्ट्रॉन्ग विश करती है तो उसकी विश को मिरेकली पूरी कर देता है। मैं समझ गया कि लॉर्ड आपने वो आइटम उस लड़के को क्यों दिया। आगे हमें इनको पता नहीं 5th फ्लोर के कितने आगे तक दिखाया जाता है। यहाँ पर हर तरफ बर्फी होती है। इनको यहाँ पर कोई भी ह्यूमन या दूसरे रेस के कोई भी नहीं दिखते। लाइट इन दोनों को यहाँ पर 80s को हंट करने को कह के टेलीपोर्ट का यूज करता है और किंगडम में आ जाता है। जय ये चारों भाई ऑलरेडी इसका वेट ही कर रही होती है। आगे में लाइट को चाय देती है और पूछती है कि सरफेस पे चीजें कैसी चल रही है। लाइट बताता है कि सब कुछ मस्त चल रहा है, साथ ही सरफेस पे उसकी कुछ अच्छे लोगों के साथ मुलाकात भी हो गई है। खैर लाइट यहाँ पर अपने नेक्स्ट रिवेंज टारगेट पे खोज चल रही है, वो जानने के लिए आया होता है, जो कि है एल्फ शशा। आगे हमें 3rd फ्लोर पे स्विल गिलबर्ट और उसकी पार्टी को दिखाया जाता है। तो गिलबर्ट तुम्हारा क्या कहना है? हाँ किस पे? यकीनन ब्लैक मोल्टी पे। अच्छा वो लोग, जैसे कि मैंने सुना है जो मास्क पहने हुआ था उसने जायंट मेंटिस को हराने के लिए एक टैक्टिकल क्लास की स्पेल को क्रैश किया था, वो भी बिना इंचेंटेशन के। लेकिन सुनने से ये एकदम बकवास और मजाक लगता है। उसके साथ एक पर्सन भी थी, उन्होंने अपनी आंखों से यह सब देखा है और कहा है सच में, मतलब ये कोई अफवाह तो नहीं है। अगर ये सच में सच है तो वो लेजेंडरी नाइट या एक पुराने हीरो का रिइंकार्नेशन होगा। अब करे ना तुम मेरी भाषा में बात। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही कुछ हो। हमें एक चैंपियन चाहिए जो उस कम्युनल रेसेस वाले जो ह्यूमंस को हमेशा से ही नीचा दिखाते हैं उनको सबक सिखा पाए। खैर तभी सिवेलियन यहाँ पर हल्का होने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वो देखता है कि काइतो ने यहाँ पर उसके सारे पार्टी मेंबर को खत्म कर दिया है। सिवेलियन समझ जाता है कि उसके सामने कोई पावरफुल एल्फ है, क्योंकि उसके बंदे इतने भी कमजोर नहीं थे और सभी बिना किसी आवाज के मारे गए हैं। सिविलियन यहाँ फाइट करने के बजाय भागने का सोचता है। वो यहाँ पर एक स्मोक डाल के भागने लगता है। सिविलियन मन में कह रहा होता है कि उस एल्फ के पास कितनी भी स्किल्स हो, लेकिन बिना देखे वो क्या ही अटैक कर लेगा। सिविलियन जाके गिल्ड को यह सब कुछ बताने का सोचता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिविलियन पे अटैक हो जाता है। सिविलियन मन में कह रहा होता है कि ये तो कोई मैजिक का अटैक नहीं है, उसको कुछ फिजिकली टच हुआ है। सिविलियन जब पीछे देखता है तब वो देखता है कि एल्फ यहाँ पर हवा में उड़ रहा होता है और हवा में से ही उसने अटैक किया है। याना का सिविलियन को बेहोश कर देता है। मिस्टर काइटो आपने बस एक ही ह्यूमन को जिंदा छोड़ा और बाकी सबको मार दिया। तुम्हें बस एक ही जिंदा चाहिए था ना। एक्सपेरिमेंट में कभी कभी फेलियर भी आता है, तो इसलिए उनको रिपीट करना पड़ता है, तो एक की बजाय कभी कभी काफी लगते हैं। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। इसके बाद हमें लाइट और इनको दिखाया जाता है, जहाँ पर इन्होंने और भी ज्यादा मैजिक स्टोन को लाए होते हैं। नेम में रिसेप्शनिस्ट से कह रही होती है कि लॉर्ड डार्क को अभी इस रैंक में प्रमोट कर दे। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो नेमो की फ्रस्ट्रेशन
फ्रस्ट्रेशन को समझ पा रही है, लेकिन ऑलरेडी उसने डार्क को पिछली बार F से D में प्रमोट कर दिया है। भले ही इन्होंने इतने सारे मैजिक स्टोन को लाए हैं, पर इससे डार्क को सीधा यस रैंक में प्रमोट करना ये काफी नहीं है। हालांकि ये लोग एक बड़े मिशन को अभी कर सकते हैं। लाइट पूछते है कि कैसा बड़ा मिशन। इसके बाद हमें सीधा इनको होटल में दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट ने लाइट को बताया होता है कि कोई एक एडवेंचरर किलर है, उसको पकड़ना है। वो कौन है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। गोल्ड यहाँ पर कह रहा होता है कि मास्टर आप अपने कार्ड से ये जो भी एडवेंचरर किलर है उसे ट्रैक कर सकते हैं ना, लेकिन लाइट बताता है कि गाचा से रैंडमली कार्ड आते हैं और यहाँ पे इस जगह पे कोई रेयर कार्ड मिलना ये भी बहुत ही मुश्किल है। लाइट यहाँ पर देखता है कि ये एडवेंचरर किलर सिर्फ ह्यूमंस को ही टारगेट कर रहा है। तभी इन तीनों को यहाँ पर कोई आ रहा ये सेंस होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मिया आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होती है। उसके हाथ में लाइट ने दिया हुआ ब्रेसलेट टूट जाता है। लाइट मिया को बेड पे सुला देता है। मिया बेहोशी में कह रही होती है कि मुझे जल्दी से मिस्टर डार्क को बताना होगा कि क्या क्या हुआ है। लाइट पहले मिया को हीलिंग कार्ड से हील कर देता है। मिया अभी बेहोशी होती है, इसलिए लाइट अपने एक कार्ड का यूज करके मिया की मेमोरीज को देखने का सोच लेता है। लाइट यस रैंक कार्ड हिप्नोसिस का यूज करता है और मिया की मेमोरीज को देखने लगता है। हम देखते हैं कि शाम के वक्त तीन एडवेंचरर्स ने एलियो को बताया होता है कि डंजन में कोई एडवेंचरर किलर है जो कि ह्यूमंस को खत्म किया जा रहा है। एलियो पूछता है कि कोई वो मॉन्स्टर तो नहीं, लेकिन बंदा बताता है कि नहीं, वो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। वो जो कोई भी है वो एक साथ मल्टीपल स्पेल का यूज कर रहा है, वो भी अलग अलग एट्रीब्यूट के साथ। एक मॉन्स्टर ऐसा कभी भी नहीं कर पाता। बंदा जल्दी से इनको डंजन से निकलने को कहता है। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मिया एलियो से पूछते हैं कि वो लोग क्या करने वाले हैं। एलियो कहता है कि अभी सभी यहाँ से निकल रहे हैं। आगे रात हो जाती है। ये लोग लगातार बहुत ही चल रहे थे, ये सभी बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। एलियो मन में कह रहा होता है कि वो लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी तक बाहर जाने के रास्ते के आधे भी वो नहीं पहुंचे हैं। तभी हम देखते कि काइटो और यानिक यहाँ पर आ गए होते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे रात को बाहर घूमना खतरनाक हो सकता है। अरे ये तो वही लोग हैं भाई, अगर इनको न्यूज के बारे में पता नहीं हो तो क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? बात ऐसी है कि हमने सुना है यहाँ पर कोई एडवेंचरर किलर है जो कि ह्यूमंस को खत्म कर रहा है। यहाँ भी खतरा है, तो हमारे साथ आप लोग भी डंजन के बाहर चलिए। अच्छा तो ये बात है। हाँ वही तो मैं सोचूं कि अचानक से एडवेंचरर यहाँ पर कम क्यों दिखाई देने लगे हैं। ये लोग इनको अपना असली चेहरा दिखाते हैं। एलियो समझ जाता है कि ये एडवेंचरर किलर्स है। सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। एलियो मिया से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो इनसे फाइट करेंगे, तब तक वो यहाँ से निकल जाए। हाँ क्या सुना मैंने, तुम कचरा कहीं के मुझसे लड़ोगे। हाँ एलियो अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन काइटो उसे स्लैश मार देता है। ये देखने के बाद मिया बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। आगे दोनों अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन काइटो इन दोनों को भी स्लैश मार देता है। मिया डर के मारे घुटने पे आ जाती है। वर्डी मिया से कह रहा होता है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। हम देखते कि इन लोगों को इतना घाव लगने के बावजूद मिया को बचाने के लिए दोनों खड़े हो जाते हैं और फिर से काइटो पे अटैक करने के लिए जाते हैं। मिया इनको चिल्ला के रुकने को कहती है। काइटो इनको स्लैश मार के इनको यहाँ पर खत्म कर देता है। हाँ मिस्टर काइटो, अगर वो मर जाते हैं तो मैं उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा। चुप रहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना, जो कोई भी मुझसे फाइट बैक करने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। हाँ लेकिन आपने बहुत को ऑलरेडी खत्म कर दिया है, लेकिन अभी एक बचा है ना, वो देखो। हाँ ह्यूमन में यकीनन काफी वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन वो यंग बॉयज भी काफी काम आते हैं। ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। काइटो यहाँ पर मिया के पास आता है। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं होते। वो कह रहा होता है कि वो मिया के साथ थोड़े मजे करना चाहता है। ये सुनने के बाद मिया बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। मिया काइटो को दूर रहने को कह रही होती है। काइटो कह रहा होता है कि उसे डरने की क्या ही बात है। हाँ वो एक फ्यूचर लेजेंडरी हीरो है जो मिया को उसके मजे के लिए यूज कर रहा है। ये तो मिया के लिए ऑनर की बात होनी चाहिए। मिया बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। तभी हम देखते कि एलियो उठ जाता है और वो मिया को भागने को कहता है। काइटो हैरान हो जाता है कि इतना घाव लगने के बाद भी एलियो जिंदा कैसे है। यानक तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी हो जाता है कि एलियो जिंदा है। वो काइटो से कहता है कि उसे एलियो किसी भी हालत में जिंदा चाहिए, उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, वो भी कमाल का है। एलियो यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि मैं लगभग डेड ही हूँ, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे मिया को किसी भी हालत में बचाना है। मिया अपने भाई को देखती है। यकीनन मिया उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास अभी कोई भी रास्ता नहीं होता। मिया यहाँ से भागने लगती है। एनक कहता है कि वो जाके तुरंत लड़की को पकड़े। काइटो मिया की तरफ जाने लगता है, लेकिन एलियो आके उस पर अटैक करता है, पर काइटो उसे ब्लॉक कर देता है। बैटल क्रिएटिविटी और स्किल से होती है, मुझे अपने दिमाग का यूज करके मूव्स करनी होगी। हाँ क्या बड़बड़ कर रहा है बे। शील्ड डिफेंस के लिए यूज होती है और स्वॉर्ड ऑफेंस के लिए। एलियो यह सब गोल्ड ने बताई हुई बातों को याद कर रहा था। गोल्ड ने कहा था कि शील्ड के साथ डिफेंस और स्वॉर्ड के साथ अटैक करना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन यह हमेशा ही बेस्ट नहीं है। एलियो यहाँ काइटो पे अपनी स्वॉर्ड मार के फेंकता है, जिससे काइटो डॉज कर लेता है, लेकिन एलियो यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है, जो कि है शील्ड से अटैक करना। एलियो काइटो को अपनी शील्ड से हिट कर देता है, जिससे काइटो नीचे गिर जाता है। काइटो भाई यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एलियो उस पर हंसने लगता है। लो सर कहीं के तो मुगाटिया ह्यूमन कहीं के। काइटो अपनी स्वॉर्ड की पावर से एलियो पे अटैक कर देता है, जिससे एलियो को अभी बहुत ही तगड़ा डैमेज हो जाता है। साले कमीने कहीं के, कोई भी मेरे इस मैजेस्टिक फेस को हिट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मौत से भी दर्दनाक दर्द दूंगा। मिस्टर काइटो रुक जाइए, आपको अभी जाके जल्दी से उस लड़की को पकड़ना होगा। अगर गिल्ड और बाहर के लोगों को पता चला कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो हम बड़ी मुश्किल में हो जाएंगे। इतने समय से हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ पानी में मिल जाएगा। हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी जान लगा के भाग
रही होती है, लेकिन काइतो उसके पास आ ही जाता है। काइतो को ऐसे उड़ते हुए देख के मिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। काइतो कहता है कि वो एक साथ मल्टीपल ब्लेड्स को क्रिएट कर सकता है और उनको कंट्रोल भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास एल्फ किंगडम की फैंटमा क्लास वेपन द लेजेंडरी स्वॉर्ड ग्रैंडियोस है। ये जानने के बाद मिया बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। काइतो उसके पास आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे जैसे ह्यूमन को पकड़ना मेरे लिए चुटकी भरा काम है, लेकिन मिया अपना जरा सा होश संभालती है। वो अपने मन में कहती है कि उसके भाई और फ्रेंड ने जो उसको बचाने के लिए टाइम निकाला है वो उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देगी। मिया आइस शॉट से काइतो पे अटैक करती है, लेकिन काइतो अटैक को ब्लॉक कर देता है। उतने में मिया फिर से यहाँ से भाग जाती है। मिया मन में कह रही होती है कि मुझे मिस्टर डार्क के पास जाना होगा, उनको सब कुछ बताना होगा। तभी काइतो मिया पे हिट कर देता है, जिससे मिया नीचे गिर जाती है। भागने की कोशिश करना बेकार है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ। तुम कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हो। हीरो जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोगों के प्रति उतने ही काइंड होते हैं, जैसे कि मिस्टर डार्क। तुम बस अपने से कमजोरों पे वार करते हो। ये सुनने के बाद काइतो थोड़ा सा पैनिक सा हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि एल्फ किंगडम में काइतो की कोई भी औकात नहीं थी, सब उसे नीचे नजरों से देखते थे। उसके लेवल की लिमिट इस पे भी लोग उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते थे। काइतो को व्हाइट नाइट से भी हटा दिया गया होता है। मिया कहती है कि तुम कुछ नहीं, बस एक लूजर हो। काइतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मिया पे अटैक कर देता है। मिया मन में कह रही होती है कि मैं नहीं मर सकती, मुझे कुछ भी करके सर्वाइव करना होगा। उन्होंने मेरे लिए अपनी कुर्बानी दी है, मुझे मिस्टर डार्क के पास जाना ही होगा और उनको सब कुछ बताना होगा। तभी ब्रेसलेट की पावर एक्टिवेट हो गई होती है और मिया यहाँ पर आ गई थी। क्या क्या हुआ है सब देखने के बाद लाइट को काइतो पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन दोनों ने भी ये सब कुछ देख लिया होता है। लाइट इनसे कहता है कि चलो। यह डंजन में एनक इलियो को हील करता है, क्योंकि उसे वो जिंदा चाहिए था। इलियो यहाँ बच गया होता है। तभी काइतो यहाँ पर आता है। मिस्टर काइतो, अपने लड़की को पकड़ लिया या फिर कहीं आपने उसे खत्म तो नहीं कर दिया? हाँ, लानत है, वो तो यहाँ पर भी नहीं है। मुझे लगा था कि वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए यहाँ पर आ गई होगी। हाँ, क्या हुआ? अपने लड़के को खो दिया? आप एक फॉर्मर व्हाइट नाइट है और एक बच्चे ने आपको चकमा दे दिया। अरे वो अचानक से ही गायब हो गई, मैं क्या करूँ? क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता था कि उस लड़की के पास एक टेलीपोर्टेशन आइटम है। क्या बकवास कर रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता कि एक ह्यूमन के पास टेलीपोर्टेशन जैसा वैल्यूएबल आइटम हो। अरे था, वो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने टेलीपोर्ट हो गई। अगर ऐसी बात है तो हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। अगर वो लड़की गिल्ड के पास चली गई और हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो ये बात एल्फ किंगडम तक भी पहुंच जाएगी और उनको जल्दी पता चल जाएगा कि ग्रैंडियस स्वॉर्ड को आपने चुरा लिया है। हाँ, तुम तो सच कह रहे हो। व्हाइट नाइट अपने इन्फीरियर कैप्टन के साथ हमें ढूंढते हुए आएंगे। मिस्टर काइतो, मैंने सुना है कि वो लेवल 3000 के बियॉन्ड का है और जिन नाइट को वो कमांड करता है वो सभी 2000 लेवल के आसपास है। साथ ही उनके पास ग्रैंडियस स्वॉर्ड के लेवल के वेपन्स भी हैं। काइतो भाई यहाँ पर हद से ज्यादा पैनिक हो जाता है। यानक उसे शांत रहने को कहता है। वो बताता है कि अगर वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सुनने के बाद काइतो की जान में थोड़ी सी जान आती है। ये लोग अपना रिसर्च करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन लाइट यहाँ पर आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि वो कहीं पे भी नहीं जाने वाले। काइतो लाइट को पहचान लेता है, मतलब लाइट ने लाइन में काइतो को हटने को कहा था ना। यानक यहाँ पर हैरान हो जाता है कि आखिर लाइट यहाँ पर कैसे और कब आ गया। काइतो भी मन में कह रहा होता है कि मेरे जैसे 1500 के लेवल के आसपास कोई भी बिना स्टील होके नहीं आ सकता। काइतो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर लाइट यहाँ पर आया, इसके बारे में उसे पता कैसे नहीं चला। लाइट देखता है कि गिमरा और वोर्डी मर चुके हैं। गोल्ड ने इलियो को उठा लिया होता है। वो लाइट को बताता है कि इलियो अभी जिंदा है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है। यहाँ पर यानक परेशान हो जाता है कि गोल्ड ने उसके साइड में से इलियो को कब ले लिया। लाइट इलियो को हील कर देता है। वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। काइतो ने इलियो और बाकियों के साथ जो किया है, इससे ऑलरेडी लाइट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सीधा उससे लड़ने के लिए आगे आता है। यानक को यहाँ पर लग रहा होता है कि लाइट को उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो ही एडवेंचर किलर है, लेकिन लाइट बताता है कि मिया उसके पास आई थी, उसने इनके बारे में उनको सब कुछ बता दिया है। ये सुन के इन दोनों को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है कि कहीं लाइट ने गिल्ड को सब कुछ बता दिया है, लेकिन लाइट इनको बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने गिल्ड को कुछ नहीं बताया। यह सुन के काइतो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि मैं तो लकी हूँ, मैंने गिल्ड को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं खुद तुमको यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। लेकिन काइतो लाइट की बात को यहाँ पर बहुत ही लाइटली लेता है। उसे लग रहा होता है कि लाइट तो एक ह्यूमन है ना, तो वो उसका क्या ही उखाड़ लेगा। काइतो जाके लाइट पे अटैक करता है, लेकिन लाइट अपने स्टाफ से उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है। ये देख के एनक यहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है। आगे काइतो लाइट पे लगातार बहुत ही ज्यादा वर्क कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। आखिर में लाइट ही बोर होके उसे एक हल्की सी स्ट्राइक मारता है, जिससे काइतो की बैंड बज जाती है। मुझे लगा था कि तुम काफी टफ हो, पर तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। अगर मैं और जरा सा फोर्स लगाता तो मैं गलती से तुम्हें मार ही देता। ओए लूजर, चलो हट, कम घटिया ह्यूमन कहीं के, बस बहुत हुआ, अब मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। यानक यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है कि एक ह्यूमन, वो भी एक बच्चा, काइतो को इतनी आसानी से मात कैसे दे रहा है। यहाँ पर काइतो अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज करके लाइट पे अटैक करता है। हम देखते हैं कि ये अलग अलग एट्रीब्यूट के स्पेल्स होते हैं, लेकिन लाइट के लिए ये कुछ नहीं होते। वो इन सभी को आसानी से डॉज कर रहा होता है। तभी काइतो लाइट पे सरप्राइज अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लाइट उसे भी ब्लॉक कर देता है। ये देख के यानक मन में कह रहा होता है कि मिस्टर काइतो ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करके टेल तो होके उसके पीछे गए, लेकिन फिर भी उस लड़के ने उनके अटैक को झेल
लिया। एक ह्यूमन फैंस्टमा क्लास के वेपन को बराबर की टक्कर कैसे दे सकता है? काय तो यहाँ पर पागल हो जाता है। वो लाइट से कह रहा होता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम एक मेज के कपड़े पहने हो पर तुम वॉरियर की तरह लड़ रहे हो। मैं एक मेज ही हूँ, जेड मत बोलो, यह नामुमकिन है। कोई भी मेज मेरे से इक्वली फाइट नहीं कर सकता। लाइट आइस सॉर्ड को समझ करता है और दिखाता है कि वो एक मेज है। हाँ, आइस सॉर्ड, वो भी बिना इंचेंटेशन के, ये नामुमकिन है। काय तो फिर से सेम अटैक करता है, लेकिन इस बार आइस सॉर्ड उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। यह देखने के बाद ये दोनों ही दंग रह जाते हैं। काय तो फिर से अटैक करता है, लेकिन आइस सॉर्ड एक बैरियर की तरह लाइट को कवर कर लेता है। हो गया तेरा। कैसे? आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या ये कोई मजाक है? मेरे जैसा एक फ्यूचर लेजेंडरी हीरो एक ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। ओल्ड माइस्ट्रो को हेवन ने ये ग्रैंडियोस सॉर्ड दी थी। ये एक होली सॉर्ड है जो किसी को भी सरपास कर देती है। मुझे अनबीटेबल होना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? माइस्ट्रो? क्या मैंने अभी माइस्ट्रो सुना? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? हाँ, ये कैसा सवाल है? यकीनन मुझे पता है, क्योंकि मैं माइस्ट्रो ब्लड के साथ पैदा हुआ हूँ। वो मुझे सब माइस्ट्रो कह के बुलाते हैं। ये सुनते लाइट यहाँ पर नेमुमु और गोल्ड से कहता है कि वो प्लान में बदलाव ला रहे हैं। वो इन दोनों को एबिस में ले जाने वाले हैं और इनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ निकालने वाले हैं। नेमुमु और गोल्ड यहाँ यानक के सामने आ जाते हैं। जरा सा रुक जाओ, मैं कोई भी फाइटर नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। बैटल करना मेरा नेचर नहीं है। यानक यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए ह्यूमन मॉन्स्टर हाइब्रिड को बना देता है। मॉन्स्टर के ऊपर फेस देखने के बाद लाइट समझ जाता है कि ये तो सिविलियन है। मजेदार है ना? अलग अलग स्पीसीज को एक साथ मिला के मैंने ये हाइब्रिड बना दिया है। ये उनके नेचुरल ग्राउंड लिमिट को सरपास कर देते हैं। हालांकि इसे स्टेबल करने के लिए बहुत सारे ह्यूमन चाहिए होते हैं। इसके पास से यही कमी है। मेरा गोल है कि मैं एक पावर हाउस बनाऊं जिसका कोई भी कंपैरिजन ही ना हो। इसीलिए मुझे बहुत सारे स्पेसिमेंस चाहिए। मेरे जैसा जीनियस यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं सबसे जीनियस हूँ। नेमुमु और गोल्ड, उन बेचारे लोगों को मुक्त कर दो और इस कमीने को भागने मत देना। इससे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। मॉन्स्टर यहाँ पर नेमुमु और गोल्ड पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों मॉन्स्टर पे स्ट्राइक मार देते हैं। इनको लग रहा होता है कि इन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया है और अब यानो को वो पकड़ ही लेंगे। लेकिन यानक यहाँ पर कहता है कि इतनी जल्दी जीत नहीं मनानी चाहिए। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर हील हो जाते हैं। मेरे हाइब्रिड को खत्म करना है तो तुम्हें कुछ बेहतर करना होगा। इतने से काम नहीं चलेगा। मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देते हैं, हालांकि वो उसे डॉज कर लिए होते हैं। यहाँ पर काइतो भी लाइट पे अटैक कर देता है। लाइट उसके अटैक को डॉज कर देता है। गोल्ड मॉन्स्टर पे स्लाइस मारता है, लेकिन वो भाई बहुत ही फास्ट रीजनरेट हो जाता है और गोल्ड को ही पंच मार देता है। गोल्ड अपनी शील्ड का यूज करके अटैक को ब्लॉक कर देता है। बेवकूफो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। चुपचाप हार मान जाओ। मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी के साथ आराम से एक्सपेरिमेंट करूंगा। कमीना कहीं का, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोल्ड यहाँ पर कह रहा होता है कि वो उन ह्यूमंस को और ज्यादा दर्द में नहीं देख पा रहा। नेमुमु समझ जाती है। अब ये दोनों अपनी असली पावर के साथ लड़ने का सोच लेते हैं। नेमुमु के टाइन डेथ और गोल्ड जजमेंट फ्लेयर से मॉन्स्टर पे स्लैश मार देते हैं। यानक भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। उसे लग रहा था कि इस बार भी उसके हाइब्रिड हील हो जाएंगे, उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन तभी उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि यकीनन इस बार वो हाइब्रिड्स पूरी तरीके से खत्म हो गए होते हैं। ये क्या हो रहा है? ये रीजनरेट क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नेमुमु आके इसके अखरोट तोड़ देती है, जिससे भाई यकीनन इससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर लाइट ने भी काइटो की बैंड बचा रखी होती है। लाइट उसे कहता है कि काइटो तो फाइट करना चाहता है ना, तो अभी वो कमजोरों की तरह ऐसे जमीन पर क्या कर रहा है? हाँ, ये सुनने के बाद काइटो को एलियो की याद आती है। उसने भी काइटो को ऐसे ही नीचे दिखाया था। तुम सारे ह्यूमंस कचरा हो, मुझे कमजोर समझने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काइटो सॉर्ड की पूरी पावर के साथ लाइट पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो लाइट से कह रहा होता है कि क्या इसे देखने के बाद वो डर गया? काइटो अटैक कर देता है। लाइट जंप लगा के उसे डॉज कर लेता है। वो मन में सोच रहा होता है कि शायद से काइटो ने ब्लेड्स को बहुत सारे टाइप के एलिमेंट मैजिक से एनहेंस कर दिया है। काइटो भाई अपनी पूरी जान लगा के लाइट पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन लाइट सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। लाइट काइटो से कह रहा होता है ये टेक्निक दिखने में बढ़िया है, पर उसके सामने ये यूजलेस है। ये सुनने के बाद काइटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लाइट से कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो लाइट इसे डॉज करना बंद कर दे। अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, करो अटैक। तुम्हें कचरा कहीं के अभी मैं दिखाता हूँ। काइटो लाइट पे अटैक हिट कर देता है। उसे लग रहा होता है कि लाइट तो अब खत्म हो गया है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, यकीनन क्योंकि इस अटैक से लाइट को एक खरोच तक नहीं आई होती। नामुमकिन। और अटैक करना चाहते हो तो कर सकते हो। काइटो लगातार लाइट को हिट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। क्यों? अगर क्यों? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं यहाँ पर एक लेजेंड की स्वॉर्ड को यूज कर रहा हूँ। ये ग्रैंडियोस है, एक लेजेंड की स्वॉर्ड। लाइट हिट मार के ग्रैंडियोस के इफेक्ट को तोड़ देता है। उसके बाद वो काइटो को एक किक को मार देता है, जिससे काइटो दूर पटक जाता है। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम खुद मेरे पास डेथ के लिए भीख मांगोगे। काइटो आके लाइट के सामने झुक जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैं एल्फ किंगडम से हूँ। मैं एक व्हाइट नाइट का कैप्टन बनने
बनने के कगार पर था। मुझे जो कुछ भी पता है मैं वो सब कुछ आपको बता दूंगा, साथ ही मैं आपको ये ग्रैंडियस भी दे दूंगा। प्लीज मुझे बख्श दीजिए। बस ऐसे हार मान रहे हो? हाँ, तुमने तो खुद को एक लेजेंडरी हीरो कहा था ना। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, एक हीरो कभी भी हार नहीं मानता। जैसे कि एलियो, गिमरा और वर्डी, मिया को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। ओए, मैं तुझे चांस दे रहा हूँ, चल मुझसे फाइट कर। मुझ पे अगर स्क्रैच भी लगा पाया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन काइतो भाई अभी बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन लाइट सोलर रे का यूज करके उस पे पैर पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। काइतो को भयंकर दर्द होने लगता है। लाइट इसके पास आता है। मिया सही थी, तो कोई भी हीरो नहीं है, तो और कुछ नहीं, बस एक कायर है, एक ऐसा कायर जो कि बस भाग सकता है। आगे लाइट यहाँ पर वर्डी और गिमरा के पास आता है। ये एरिया मॉन्स्टर से भरा हुआ है, तो लाइट इन दोनों का अंतिम संस्कार एबिस में करने का सोच लेता है। ये दोनों यहाँ पर पूछ रहे होते हैं कि आखिर इनके साथ क्या होने वाला है, इनको कहाँ पर ले जाया जाएगा। निमोमो इसका सर कुचल रही होती है। कचरे, तुझे बोलने की परमिशन किसने दी? हाँ, यानक भाई माफी मांगने लगता है। लाइट उन दोनों को बताता है कि वो उन दोनों को इनके साथ ले जाने वाला है, क्योंकि लाइट को उनसे काफी सारे सवाल पूछने हैं। लाइट टेलीपोर्टेशन का यूज करके एबिस में आ जाता है। हम कहाँ पर है मुझे नहीं पता, बस थोड़ी देर पहले हम डागास के डेंजर में थे। हम लोग अभी एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट में हैं। हाँ, क्या एबिस, आपने हमें यहाँ पर क्यों लाया है? क्योंकि वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं। आप दुनिया के सबसे चैलेंजिंग डंजन में रहते हैं। नामुमकिन, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? हाँ जी ब्रो, क्या तुम्हें लगता है कि लॉर्ड लाइट झूठ बोलेंगे? नेमो भाई इसकी बहुत ही ज्यादा कुटाई करती है। आगे चारों भी यहाँ पर आ जाती है और लाइट को वेलकम करती है। लाइट उनको थैंक्स कहता है। आगे इली पूछते कि आखिर दो नमूने कौन है। लाइट इनको बता देता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं। एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बहुत सारे ह्यूमंस को खत्म कर दिया है। साथ ही इनसे ये भी पता चला है कि इनको माइस्ट्रो के बारे में कुछ पता है, इसलिए इन्होंने उनको यहाँ पर ला दिया है। इन दोनों ने ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करके उनको खत्म कर दिया। ये जानने के बाद ये चारों इन दोनों पे हद से ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये चारों ही बहुत ही ज्यादा रेज के साथ कह रही होती है कि मास्टर आप बस हुक्म दीजिए। वो चारों इन दोनों को इतना दर्द देंगे कि ये लोग सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इन्होंने जन्म ही क्यों लिया। इन सबको देखने के बाद भाई यहाँ पर यानक और काइतो की पूरी तरीके से वाट लग गई होती है। वो मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं? इनकी पावर तो उनके मुकाबले हद से ज्यादा ही है। इन जैसे ह्यूमन इस दुनिया में आखिरकार एग्जिस्ट भी कैसे कर सकते हैं? इनको तब तक कोई भी खत्म नहीं करेगा जब तक मैं इनके पास की सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं निकालता। इसलिए अभी तुम सभी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सभी लाइट की बात अब मान लेती है। आगे लाइट गोल्ड से कहता है कि वो एलियो को हील कर दे। वो और निमोमो गिमरा और वर्डी को रेस्ट करने के लिए ले जा रहे हैं। तभी अचानक से यानक लाइट से कह रहा होता है कि उसे छोड़ दिया जाए। वो बेचारा तो विक्टिम है, सारा कसर काइतो का है। लेकिन काइतो भी कहने लगता है कि उसका कोई भी कसर नहीं है। सारी प्लानिंग और एक्सपेरिमेंट का आइडिया यानक का था। वो तो बेचारा उसकी बातों में आ गया। लेकिन लाइट इनसे पूछता है, तुम लोग ह्यूमन के सामने अपने आप को भगवान जैसे दिखाते हो ना, उनको कचरा कहते हो। उनको खत्म करने के वक्त उन ह्यूमंस ने भी तुमसे दया की भीख मांगी होगी, तो तुमने कैसे रिएक्ट किया था? हाँ, ये सुनने के बाद ये दोनों हद से ज्यादा ही पैनिक हो जाते हैं। समझे ना, तुम लोगों के साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। आगे हमें लाइट को मिया के पास दिखाया जाता है। मिया को होश आगे होता है। वो लाइट से पूछते कि वो कहाँ पर है। लाइट बताते है कि मिया अभी लाइट जिस इन में रहता है वहाँ पर है। लाइट मिया को ये बता देता है कि वो लोग डेंजर में एडवेंचरर किलर का क्वेस्ट करने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। मिस्टर डार्क बाकी सब कहाँ पर है? लाइट दिखाता है कि एलियो तो ठीक है, वो बच गया है, लेकिन गिमरा और वर्डिन नहीं बच पाए। लाइट उनके हेयर्स को मिया को देता है, जिसे देखने के बाद मिया बेचारी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। मिया चांद जी माफ कर देना, मैं बस इतना ही लेके आ पाया। मिस्टर डार्क आपका शुक्रिया। लाइट समझ जाता है कि उसे मिया को अभी अपना टाइम देना चाहिए, इसलिए वो यहाँ से बाहर आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लाइट को अभी सी रैंक में प्रमोट कर दिया होता है, क्योंकि एडवेंचरर की इन्फॉर्मेशन उसने ही ला के दी होती है। यकीनन उसने सभी से इतना बोल दिया होता है कि एल्फ और डार्क एल्फ वो एडवेंचरर किलर है, लेकिन उनके साथ क्या क्या हुआ लाइट ये कुछ भी नहीं बताता। खैर आगे हमें सीधा रात में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मिया और एलियो ये एडवेंचरर वाली लाइफ छोड़ रहे हैं। तो तुम दोनों ने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है। हाँ, हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। मिस्टर डार्क, हमें मिले ऐसे बहुत ही ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। हाँ सच में हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं मिस्टर डार्क। अब से तुम दोनों क्या करने वाले हो? एडवेंचरिंग को छोड़ के हम हमारे होम टाउन में वापस जाने वाले हैं। जो कुछ भी हुआ यकीनन उससे इन दोनों को गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। अब ये लोग फिर से उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है। डेंजर में जाना, एडवेंचरिंग करना, ये सब करने का हौसला एक्चुअली में इन दोनों को अपने दोस्तों से ही मिलता था, तो उनके बिना अब ये एडवेंचरिंग के रास्ते के लिए फिट नहीं है। अब इन दोनों ने बस नॉर्मल जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है। अच्छा, फिर तुम्हारे मैजिक क्राफ्ट में अटेंड होने का क्या? मैं सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे मैं पावरफुल होंगी। ठीक है मिस्टर डार्क? हाँ, मैं वेट करूंगा। हम मिलेंगे ना एक दिन, फिर से हम एक दूसरे को देख सकेंगे ना? हाँ बिल्कुल मिस्टर डार्क, मैं इसे एक प्रॉमिस की तरह ले रही हूँ। ठीक है। हम देखते हैं कि लाइट ने मिया को और एक ब्रेसलेट दिया होता है। आगे दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लाइट मन में कहता है कि एक दिन वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी भी उनको बता देगा और वर्डी और गिमरा के ग्रेव के पास ले जाएगा।
आगे लाइट एबिस में आ जाता है जहाँ इनके इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आगे होते हैं। एली ने अपने फॉरबिडन मैजिक का यूज करके उनके दिमाग से सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी होती है, जिससे सब माइस्ट्रो की कायतों ने बात की थी वो एक जनरल टर्म है जो उनके लिए यूज की जाती है जिनका माइस्ट्रो के साथ ब्लड का रिलेशन हो। ये सब माइस्ट्रो अपने लेवल को दूसरे से जरा तेजी से बढ़ा सकते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अगर माइस्ट्रो को ढूंढा नहीं गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। लाइट ये कुछ समझ नहीं पाता, पूरी दुनिया आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या एक की बजाय ज्यादा भी माइस्ट्रो हो सकते हैं? तुम दोनों इसके बारे में क्या सोचती हो? मास्टर, मुझे जो ये इंफॉर्मेशन मिली है वो काइटो की व्हाइट नाइट से बात करने के समय की है, लेकिन मेमोरी फ्रेगमेंट में काफी सारी उलझने हैं। हाँ, डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पे आना अभी के लिए ये मुश्किल है। लाइट कहता है कि अगर उन दोनों से बस इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल पा रही है तो उनका अब जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। लाइट समझ जाता है कि उसे अब बस व्हाइट नाइट के कैप्टन से ही क्लू मिल सकता है। लाइट यानक और काइतो की कंडीशन क्या है वो दिखाने को कहता है। एली दिखाती है कि काइतो और यानक जिंदा तो है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। लाइट यहाँ पर डेड मैन की दावत कार्ड को निकालता है। वो जाके काइतो और यानक को जिंदा खा जाता है। वो दोनों दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन यकीनन अब उनका कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर साशा से बदला लेने का भी पूरा इंतजाम हो गया होता है। सबसे पहले शुरुआत व्हाइट नाइट को पकड़ने से होने वाली होती है। वो सारे ही मेंबर सब माइस्ट्रो हैं और उनके वाइस कैप्टन की साशा के साथ एंगेजमेंट भी होने वाली होती है। आगे हमें साशा और उसके फियांसे यानी व्हाइट नाइट्स के वाइस कैप्टन मिकाएल को दिखाया जाता है। यहाँ पर साशा लाइट की कहानी बता रही होती है कि कैसे उसने उसके तीर पर पैर मार दिया था। ये मिकाएल भी भाई कुछ अच्छा नहीं होता, इसने भी बहुत सारे ह्यूमन विलेज पे जाके बेकसूर मासूम ह्यूमंस को खत्म कर दिया। और ये साशा से कह रहा होता है कि जब ह्यूमन इनसे भीख मांगते हैं तो ये सुनने में इसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। आगे हम देखते कि साशा अपने घर जा रही होती है, तभी सामने एक ह्यूमन गिर जाता है जिससे साशा जिस कैरेज में था वो रुक जाता है। एल्फ ह्यूमन को हंटर से मारता है और उसे कह रहा होता है कि ओए कचरे, तो इतना आसान काम भी नहीं संभाल सकता। हाँ, हम देखते कि भाई इस बेचारे ह्यूमन की हालत ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। यहाँ साशा बाहर ऐसे देख रही होती है तो उसे लाइट दिखता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। साशा तुरंत उधर की तरफ भागने लगती है। वो मन में कह रही होती कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है कि वो सर्वाइव कर सके। भागते भागते साशा बस एक डेड एंड तक पहुंच जाती है। साशा को लग रहा होता है कि शायद से लाइट का दिखना उसे एक ये भ्रम हो गया होगा। वो खुशी से यहाँ से निकल रही होती है, लेकिन तभी पीछे उसे एक लेटर दिखता है जो कि लाइट ने लिखा था। लाइट ने साशा से कहा होता है कि वो उसका टावर में वेट कर रहा है। ये देखने के बाद साशा बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। तभी साशा की मेड आके उसे पूछती कि मिस्ट्रेस आखिर क्या हुआ। साशा मन में कहती है लाइट को खत्म करने की वजह से ही मेरी जिंदगी इतनी मस्त चल रही थी। उसको मारने के बाद ही मुझे ऑयल फैमिली की डॉटर के रूप में एडॉप्ट कर लिया गया था। मेरा मिशन, मेरा रिवॉर्ड, यहाँ तक मिखेल के साथ मेरा एंगेजमेंट, ये सब कुछ मैं खो दूंगी। लाइट यहाँ पर ऊपर से साशा को ऐसे पैनिक में देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। आखिरकार ये टाइम आ गया। हाँ मेरे लॉर्ड, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। उसे एल्फ को समझ में आने वाला है कि उसने गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया। मैं उसको बहुत ही ज्यादा पेन और सफरिंग करवाऊंगी। आगे हमें व्हाइट नाइट के मैंशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो व्हाइट नाइट्स निया और किया उस ह्यूमन को टॉर्चर कर रहे होते हैं। निया देखो, मैंने परफेक्ट निशाना लगाया। किया, बस याद रखना कि हमें इसे खत्म नहीं करना है। यहाँ पर दूसरा व्हाइट नाइट जिसका नाम सर्फ हट है, वो एक ह्यूमन गर्ल के साथ मजे कर रहा होता है। यह है व्हाइट नाइट का कैप्टन हार्डी। सर्फ हट कैप्टन से कह रहा होता है कि उसने एक न्यूज सुनी है। कैप्टन, वो खुद को हीरो कहने वाला गधा, उसने डार्क एल्फ के साथ मिलकर ट्रेजरी से जो लेजेंडरी स्वॉर्ड्स रही थी, उस गधे पे एडवेंचरर किलर के तौर पर बाउंटी लगी है। कैप्टन, मैंने ये भी सुना है कि एक ह्यूमन ने उसकी बैंड बजा दी और अब वो कहाँ पर है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे कुछ बिग शॉट उसने जो कांड किया है उसको क्लीन अप करने के लिए जा रहे हैं। क्या बकवास है ना। तभी मस्त नाम का एक मेंबर सरफहंत से कहता है कि उनके फॉर्मर मेंबर ने जो गलती की है उनको ठीक करने का काम ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरफहंत कहता है कि भाई उसको इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस मजे करने में यकीन रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों भाई इस बेचारे ह्यूमन को और भी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। सरफहंत का इससे दिमाग खराब हो रहा होता है। ओए तुम दोनों ये सब करना बंद करो और उसे खत्म कर दो। यह हमारा स्लेव है, हम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। इन चारों को भाई आपस में ही बसड़े चल रही होती है कि इस ह्यूमन के साथ क्या करना है। तभी हार्डी सबको चुप रहने को कहता है और हम देखते कि भाई सिर्फ इसके आवाज से ही यहाँ पर एक बर्ड मर जाता है। सबके सब पैनिक हो गए होते हैं। निया और किया, स्लेव को टॉर्चर करना बंद कर दो, ये तुम्हारे बैटलफील्ड में इफेक्ट कर सकता है। मस्ट अपना जजमेंट देने से पहले सोच लिया करो कि तुम जो कह रहे हो सही है या नहीं। सरफहट, हाँ समझ गया बॉस। सरफहट उस ह्यूमन को खत्म कर देता है। हार्डी निया और किया को उनकी बॉडी को ले जाने को कहता है। ये सब हालात देखने के बाद सरफहट के पास जो ह्यूमन वाली लेडी होती है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गई होती है। ओह क्यूटी, मुझे माफ कर देना, तुम डर गई, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। लड़की यहाँ से निकल जाती है। सरफहट, तुम ह्यूमन से जितना हो सके उतना कम कॉन्टेक्ट रखना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आप हमारे ब्लड को गंदा होने की चिंता कर रहे हैं। हिस्ट्री दिखाती है कि हमारे एल्फ ब्लड में ही सब
सबसे ज्यादा माइस्ट्रो ब्लड होता है और व्हाइट नाइट सिर्फ माइस्ट्रो ब्लड से ही बनते हैं जिन्होंने उनके ब्लड की पावर को अवेक किया होता है। हाँ यकीनन ये तो है, वेस्ट को छोड़ के सभी ने अपने लेवल को मैक्स लेवल तक हिट कर लिया है। हार्डी बताते कि वो यही तो कहना चाहता है। काफी समय हो चुका है लेकिन इस दुनिया में नया माइस्ट्रो नहीं दिखा है, इसलिए सरफहट कोई गलती करके अपने ब्लड को गंदा ना करे। सरफहट बताता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। खैर हार्डी यहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि कायतो ने जो कांड किया है उसके रिगार्डिंग जल्दी ऑर्डर आने वाला है। भले ही वो कितना ही घटिया था लेकिन वो भी नाइटहुड का मेंबर है, तो उसने जो कांड किए हैं उसे समेटने का काम इनको ही करना पड़ेगा। कोई भी अगर इनके नाम को गंदा करने की कोशिश करता है तो उनको सबक सिखाना भी ये जरूरी है। आगे रात हो जाती है, हमें साशा को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एली ने फॉरेस्ट में टावर बना दिया होता है जो कि साशा भी देख ली होती है। आखिर वो क्या है, एक जेंट टावर, क्या वहीं पर लाइट मेरा वेट कर रहा है। आगे अर्ली मॉर्निंग में हमें एक एल्फ को दिखाया जाता है जो कि कुछ ह्यूमन बच्चों को बंदी बना के कहीं पर ले जा रहा होता है। ये रास्ता उसी टावर की तरफ का था। तभी हम देखते हैं कि इसके साइड में वो हेल हॉर्स आ जाता है, जिसे देखने के बाद एल्फ और यकीनन बच्चे भी डर गए होते हैं। अरे बाप रे, ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। एल्फ यहाँ से भागने लगता है। आगे हमें गिल्ड में दिखाया जाता है जहाँ इनमें अब उस टावर और उसी रास्ते में एक नए मॉन्स्टर जो दिखाई दिया गया है, ये बात तो फैल गई होती है। मॉन्स्टर की वजह से गिल्ड में जो डिलीवरी होने वाली होती है वो भी कट हो चुकी थी। हम देखते कि यहाँ पर गिल्ड में भी टावर के बारे में क्वेस्ट डाल दिया होता है। टावर को इन्वेस्टिगेशन करने वाले को काफी बड़ा रिवॉर्ड भी दे रखा था। लाइट भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पर दो एल्फ बंदों का नेमो को देख के मन पिघल जाता है। और लड़की, क्या तुम हमारे साथ पार्टी बनाना चाहती हो? हम लेवल 150 के हैं। अबे चल निकल। हाँ, लॉर्ड डार्क के अलावा मेरा कोई भी मास्टर नहीं है। तुम दोनों तो मेरे टाइम के वर्दी भी नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से। माफ करना, ये हमारे ग्रुप से रिप्लेस नहीं हो सकती। क्या आप अभी यहाँ से जा सकते हैं? हाँ, क्या कहा तुमने? एल्फ बॉय अटैक करने के लिए आ जाता है। लाइट थंडर एरो का यूज करता है। सबके सब यहाँ पर हैरान रह जाते कि भाई लाइट ने बिना इंचेंटेशन के इसे कास्ट कर दिया। यहाँ पर लोग समझ जाते कि भाई ये ब्लैक मॉल्टी होंगे जो डागा से यहाँ पर आए हैं। ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। आगे हमें तीन एल्फ को दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन लड़की को बेट बना के उसी टावर वाले रास्ते में जा रहे होते हैं, ताकि मॉन्स्टर होंगे भी तो पहले लड़की को टारगेट कर लेंगे और ये यहाँ से भागेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हेल हॉर्स भाई एल्फ को खा जाता है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। आगे स्नेक इन दोनों को भी यहाँ पर निकल जाता है। लड़की बेचारी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हेल हॉर्स उससे पहले स्मेल करता है। उसे पता चलता है कि ये ह्यूमन है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। क्या वो मुझे नहीं खा रहा? तभी हम देखते कि यहाँ पर चार बंदे आ जाते हैं। अरे नहीं, मुझे लगा था कि मेरा नाइटमेयर खत्म हो गया है। बंदा लड़की के ऊपर एक पोशन डालता है और वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। हाँ, मेरे सारे घाव हील हो चुके हैं। एक मिनट, क्या ये पोशन था? पर आपने ये मेरे ऊपर क्यों यूज किया? बंदे लड़की से पूछते कि क्या उसे प्यास या भूख वगैरह लगी है। आगे हमें पता चलता है कि भाई ये कोई और नहीं बल्कि लाइट के कार्ड वाले ही ह्यूमंस होते हैं। इस रास्ते में जिस भी एल्फ ने ह्यूमन को पकड़ा था उसे यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा था। इनको एक काम यहाँ पर आयोकी ने दिया होता है। बंदा आयोकी को रिपोर्ट करता है कि उन्होंने और एक ह्यूमन को बचा लिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आयोकी के पास एली आती है। वो उसे पूछ रही होती है सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सभी यहाँ पर सरफेस पे आए होते हैं और आयोकी को यहाँ पर मल्टीपल मॉन्स्टर को कंट्रोल करना पड़ रहा है। आयोकी सब कुछ ठीक है कहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एली को चिंता हो रही होती है। वो सोच रही थी कि क्या सब कुछ सच में स्मूथली हो जाएगा। वैसे एरर के चांसेस कम है, लेकिन इनसे भी कुछ छूट सकता है। क्या आयोकी को छोड़ के उसको सबको एक वार्निंग साइन देना चाहिए ताकि सभी और भी ज्यादा सतर्क रहे। लेकिन एली ऐसा करती है तो ये लॉर्ड लाइट के ऑर्डर के खिलाफ होगा। यहाँ पर पता नहीं कैसे आयोकी एली क्या सोच रही है वो समझ जाती है। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखती हूँ कि हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस सिर्फ हमारे लॉर्ड को सर्व करना है। तो मुझे लगता है कि हमें उनके इरादों को समझकर उनको सहारा देने की कोशिश करनी चाहिए। मास्टर लाइट ने जो हमें करने को कहा है उसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम उनके लिए जीते हैं, हम उनकी शील्ड हैं। तो तुम बस उनके पेट बन के खुश हो। हाँ, मैं तो तुम्हें समझ नहीं सकती। नहीं, मैं तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रही हूँ। मैं बस इतना देख पा रही हूँ कि तुम हमारे ऑलमाइटी गॉड के विल के बाहर जाके कुछ करने की सोच रही हो और ये मुझे तुम्हें खत्म करने का सेंस दे रहा है। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगी? हम आसानी से इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। ये स्टडी के लिए भी अच्छा होगा कि हमारे लेवल के लोग जब भिड़ जाते हैं तो क्या होगा। मैं कहूंगी कि तुम जोक्स में उतने कुछ अच्छे नहीं हो आयो कि मास्टर लाइट के ऑर्डर को रिफ्यूज करके देखो, मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर दूंगी। खैर, तभी बंदा कहता है कि भाई उन्होंने लड़की को सेफली यहाँ पर ला दिया है। हम देखते हैं कि भाई इन्होंने बचे हुए ह्यूमंस को यहाँ पर लाया होता है। लड़की यहाँ बंदों को थैंक्स कहती है। एली भी यहाँ पर कहती है कि शायद से वो फालतू में ही चिंता कर रही थी। इन दोनों का मसला यहाँ पर ठीक हो जाता है। आगे रात को हमें साशा को दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार अब वो क्या करे। टावर के अराउंड वाले फॉरेस्ट में 1000 लेवल की मॉन्स्टर है। वो खुद से वहां तक रीच नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर वो व्हाइट नाइट से हेल्प मांगती है तो उनको पता चल जाएगा कि लाइट अभी भी जिंदा है। उसे खुद से ही कोई रास्ता ढूंढ के टावर पे जाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर टावर के रिलेटेड वाली मीटिंग चल रही होती है। चांसलर नाम का एक मेंबर कह रहा होता है कि उनको व्हाइट नाइट्स को टावर के पास भेजना चाहिए। इन
एनिमी की फोर्स, पावर, स्ट्रेंथ क्या है इसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं है, इसलिए पब्लिक तक खतरा आने से पहले ही वहाँ पर व्हाइट नाइट्स को भेज देना ये सही होगा। व्हाइट नाइट के कैप्टन, तो बताइए आपका इस पर क्या कहना है? लोगों की सेफ्टी के बारे में आपकी जो सोच है इसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन टावर के बारे में हमें जरा सी भी डिटेल्स पता नहीं है। इसके बावजूद आप चाहते हैं कि व्हाइट नाइट्स वहाँ पर जाए? ये एक बड़े से कीचड़ में सीक्रेट ब्लेड को डालने जैसा है। मैं समझता हूँ कि एक ठीक ठाक नाइफ को इस जॉब को दे देना चाहिए। दूसरे जो मेंबर्स है वो यहाँ पर कह रहे होते भाई इन दोनों में से आखिर किसका फैसला फाइनल होगा, ये काम बस क्वीन ही कर सकती है। और यहाँ पर क्वीन बता देती है कि वो हार्डी के आर्गुमेंट से एग्री करती है। टावर के लिए और भी ज्यादा एडवेंचरर्स इन्वेस्टिगेट करे, इसलिए क्वीन टावर को क्वेस्ट का रिवार्ड और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये मीटिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। आगे हमें देखने को मिलता है कि हार्डी क्वीन का ही बेटा होता है। हार्डी अपनी मॉम को उसकी साइड लेने के लिए थैंक्स कहता है। चांसलर टावर के रिलेटेड वाली जो चिंता दिखा रहा है, हार्डी जानता है कि ये उसकी पॉलिटिक्स से कुछ रिलेटेड है। वैसे भी ऐसे फालतू मिशन के लिए हार्डी अपने व्हाइट नाइट को भेजना नहीं चाहता। हार्डी की मॉम से कहती है कि हार्डी के लिए कोई भी दिक्कत आए ऐसा डिसीजन वो कभी लेंगे ही नहीं। हालांकि टावर क्या है इसके बारे में क्वीन भी थोड़ी सी चिंता में थी। तो टावर अगर हमारे साम्राज्य को गिराने का पहला डोमेन बन जाता है तो चाहे कुछ भी हो हमें उससे डील करनी होगी। मदर, आप ये कह रहे हैं कि वो महादानों का दूसरा आगमन है? मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ। खैर 8 नेशन एक साथ मिलकर महादानों को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये किसी और चीज को ही राइज दे देगा। एक हीरो जो सिर्फ ह्यूमन रेस से जन्म लेगा, राइट? मैं आशा करती हूँ कि ऐसा होने से पहले ही हम ह्यूमन रेस को खत्म कर दें। अगर हम ऐसा करते हो तो बाकी के नेशन हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इसके भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो हीरो एक माइस्ट्रो होगा। फिर तो हमें उसे खत्म करना होगा या फिर उस पे जीत हासिल करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि हमें विनाश का सामना करना पड़े। और हाँ मदर, कुछ टाइम पहले एक माइस्ट्रो दिखाई दिया था ना, मैंने आखिरी बार सुना था कि वो माइस्ट्रो नहीं था और उसे मार भी दिया गया। आगे हमें लाइट और इनको दिखाया जाता है जो कि गिल्ड में आगे होते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों एल्फ यहाँ पर बहुत ही गुस्से में लाइट को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम साशा को देखते हैं जिसने 2 एडवेंचरर को हार किया होता है। लेकिन टावर में जाने के लिए ये दोनों ही 300 लेवल पर होते हैं। तभी साशा को सामने लाइट दिखता है, वो उसे रोकती है और उसे अपना चेहरा दिखाने को कहती है। मिस, क्या आप मुझसे बात कर रही है? मास्क हटाओ, मुझे तुम्हारा फेस देखना है। माफ करना, मेरे चेहरे पे बर्न्स है इसलिए उनको छुपाने के लिए मैंने ये मास्क पहना है। लेकिन साशा भाई कुछ सुनती नहीं। हम देखते हैं कि वो लाइट के मास्क को निकाल देती है, लेकिन उसके चेहरे पे उसे बहुत ही स्कार्स दिखते हैं। साशा उसे तुरंत अपने चेहरे को कॉल करने को कहती है और यहाँ से निकल जाती है। लाइट ने फुल मास्क से जो इल्यूजनरी स्कार बनाए होते हैं यहाँ पर वो परफेक्टली काम आ जाते हैं। खैर आगे सभी टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर आगे होते हैं। आगे दोनों लाइट का पीछा करे होते हैं। लाइट इनको वार्न करता है कि अगर वो मरना नहीं चाहते हैं तो उनका पीछा ना करें, लेकिन यकीनन ये एल्फ घमंडी होते हैं। इनको लग रहा होता है कि वह लाइट तो एक ह्यूमन है, वो उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। लाइट बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और ऐसी जगह पर रुक जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं है। आगे दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। भाग भाग के इनकी बैंड बज गई होती है। क्या बात है, तुम यहाँ तक आ पाए? हाँ, जितना भी भाग लो तुम हमसे बच नहीं सकते। मुझे लगा था कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूं, लेकिन तुम दोनों ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब तुम दोनों की डेथ तो पक्की है। हाँ, क्या कहा तुमने? मैं तुम हो जो मरने वाले हो। एल्फ के हाथों मरना ये तो ऑनर की बात है, तुम्हें हमको थैंक्स कहना चाहिए। है मेरा, इन दोनों को जरा देख लो तुम। अबे किससे बात कर रहे हैं? ये सब नाटक बंद कर। लोग तुम्हें ब्लैक मल्टी बोल रहे हैं तो अपने आप को क्या बड़ी तोप समझ रहे हो? हाँ, तुम्हें हमसे पंगा ही नहीं लेना चाहिए था। अब तुझे हम जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। अभी भी देर नहीं, चल हमसे अपने लाइफ के लिए भीख मांग। इतना भीख मांग की शायद से हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम दोनों ने मेरी मास्टर की बेइज्जती की। हाँ, अब तुम अपनी जान से इसके लिए पे-बैक करोगे। अब ये क्या है? मेरा क्या हाथ इन दोनों को जिंदा निकल रहे होते हैं। और मैं बता दूं, हाँ, चाहे तुम कितने भी भीख मांग लो, लेकिन मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा उन दोनों को पूरे तरीके से खा जाती है। आगे हम देखते कि यहाँ पर आइस हीट, जैक और सुजू आते हैं। सुजू भाई बात नहीं करती, उसके पास एक लॉक नाम की गन होती है जो कि उसके लिए बात करती है। आगे सभी टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। गोल्ड जैक से कहता है कि ब्रदर जैक, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर आपसे मिलूंगा। जैक बताता है कि इनका यहाँ पर आना ये सब इले और उसके छोटे भाई लाइट का काम है। जैक ने लाइट को सीधा उसके नाम से बुला लिया होता है। यह सुनने के बाद इन चारों को उस पर हद से ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से जैक को देख रही होती है। अरे इतने गुस्से से क्या देख रहे हो? हाँ, लाइट को लाइट कह के बुलाया, ये तुमको पसंद नहीं आया क्या? हम सब एक साथ हैं। लाइट खुद भी नहीं चाहता कि हम हमेशा उसे लॉर्ड कह के बुलाए। हर कोई उसे लॉर्ड या मास्टर कह के बुलाता है जो कि उसे अकेला सा बना देता है। लाइट भी इन सबसे
कहता है कि जैक उसे उसके नाम से बुलाता है, इससे उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइट ने ये कह दिया होता है तो सभी शांत हो जाते हैं। लाइट देखता है कि मीरा और आइसहीट, गॉड और जैक ये आपस में मस्त से घुल गए हैं, लेकिन बेचारी सुजू अकेली होती है। लाइट नेमोमो से पूछता है कि सुजू एक गर्ल है ना? नेमोमो हाँ कहती है। गार्ड में सुजू के बारे में बस इतना ही पता था कि वो एक डबल गनर है, मास्टर शायद से वो उसकी कोई एबिलिटी हो। खैर लाइट इली को इसके बारे में बाद में पूछने का सोच लेता है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी टावर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइट का कब से इंतजार कर रही होती है। लाइट को देखने के बाद यह ग्रैनी बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। लाइट भी पहली बार ही टावर के पास आ गया होता है। वाह यार, पास से देखने के बाद ये टावर कितना बड़ा लग रहा है। आगे तो यहाँ पर लाइट से मिलने के लिए आ जाती है। एली दरवाजे को खोल देती है, सभी अंदर आ जाते हैं। लाइट देखता है कि अंदर से भी ये टावर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एली बताती है कि उसने टावर को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर एबिस डेंजर के कोर और मैजिक से बनाया गया है। बाहर से इसे फिजिकली और मैजिक से तोड़ना नामुमकिन है। एली ने यहाँ पर अपने एक पेट ड्रैगन को भी लाया होता है। आगे टावर के टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लाइट का थ्रोन होता है। लाइट जाके अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। एली अब साशा के खिलाफ वाले प्लान को डिटेल्स में बताती है। साशा के एंगेजमेंट का जो सेलिब्रेशन है, लाइट वहाँ पर जाके साशा को उसका रिवेंज वाला सरप्राइज देने वाला था। ये लाइट का मेन प्लान है। एली ने इसमें थोड़ा सा और मसाला डाल दिया होता है। लाइट पूछता है कि क्या लॉर्ड लाइट, जैसे कि आप जानते हैं व्हाइट नाइट जिनको किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर माना जाता है, मैं उनको हमारी फोर्सेस के खिलाफ भिड़वाना चाहती हूँ। वाह ये तो बढ़िया है। फाइट खत्म होने के बाद सारे व्हाइट नाइट कैप्चर हो जाएंगे। इससे एल्फ किंगडम इतना कमजोर हो जाएगा कि उसे हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे तैसे मोड़ सकते हैं, और उनके पास माइस्ट्रो के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ निकाल पाएंगे। साथ ही नेबर कंट्री के पास कितने फोर्सेस है और उनकी कंडीशन क्या है, ये सब हम जान सकते हैं। ये टावर हमारे सारे एक्टिविटीज के लिए बेस रहेगा। एली यहाँ पर लाइट का एक क्लोन भी बना देती है। वो बताती है कि जब वो अंडरग्राउंड में रहेंगे तो लाइट का क्लोन यहाँ पर तब तक उनकी पोजीशन में रहेगा। जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, लाइट को बस आराम से उनको बैठ के देखना है। एली का ये प्लान सुनने के बाद लाइट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि साशा उन बंदों के साथ टावर की तरफ आई होती है, लेकिन उसके सामने हेल हॉर्स दिख जाते हैं। आखिरकार ये किस प्रकार के मॉन्स्टर है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेडी साशा, वो मॉन्स्टर हमारी लीग के बियॉन्ड के हैं, हम यहाँ से वापस जाना चाहिए। बेवकूफी वाली बातें मत करो, मैं तुम्हें किस लिए पिक कर रही हूँ? हाँ, साशा मॉन्स्टर से बच के आगे बढ़ती है, लेकिन टावर के पास उसे एक ड्रैगन दिखता है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। लेडी साशा, हम वापस जा रहे हैं। साशा मन में कहती है, लानत है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ व्हाइट नाइट से उस जैसे मॉन्स्टर को हैंडल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँ? किसी और को ये पता चले इससे पहले मैं लाइट को कैसे खत्म करूँ? एली के प्लान के अनुसार सब कुछ सेट हो गया होता है। साशा अब यहाँ से जा चुकी होती है। यहाँ पर एली कहती है कि अब वो व्हाइट नाइट के साथ यहाँ पर आएगी। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ पर साशा सबको बता देती है कि उसने फॉरेस्ट में क्या क्या देखा। वहाँ पर एक ड्रैगन भी है जो कि टावर को गार्ड कर रहा है। क्या एक ड्रैगन? साशा की इस बात का भाई किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा होता, लेकिन साशा बताती है कि वो सच कह रही है। सेम रिपोर्ट से पहले भी आई है। ब्लैक मॉल्टी नाम के एक पार्टी ने इसे रिपोर्ट किया था। ये वही पार्टी है जिन्होंने उस गधे मेंबर के कांड को बाहर लाया था। हमारे एल्फ की सुरक्षा के लिए लेडी साशा खुद वाकई आई है और इम्पोर्टेंट इंटेल को जमा किया है। टाइम आ चुका है जब हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। व्हाइट नाइट इसका जवाब देंगे ना? क्या कहते हो सर हार्डी? ठीक है, ड्रैगन को खत्म करने के लिए मैं अपने व्हाइट नाइट की आर्मी को लीड करूंगा और उस टावर की मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दूंगा। इतना कह के हार्डी यहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि साशा यहाँ पर चांसलर के पास आई होती है। वो उसे कह रही होती है कि ड्रैगन स्ले मिशन में वो उसको भी ज्वाइन होने दे। चांसलर कहता है कि साशा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने शुरू से ही पार्टी में उसको लेने का सोच लिया है। हालांकि उसको उसके फैमिली से कुछ चाहिए, तभी वो उसे ज्वाइनर रहने देगा। चांसलर ने क्या मांगा है इसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। आगे साशा अपने डैड से कुछ फेवर मांगती है। इसके बाद हमें सीधा इनको यहाँ पर दिखाया जाता है। ये सभी फॉरेस्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान के साथ स्टिक रहना। साशा के डायरेक्शन से हम टावर तक जल्दी पहुंच जाएंगे। सारे व्हाइट नाइट्स फॉरेस्ट में एंटर कर लेते हैं। ये सभी मस्त से यह सब कुछ देख रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये सभी टावर के पास आ गए होते हैं। तभी गेट का दरवाजा खुलता है और अंदर से 2 हेल हॉर्स मॉन्स्टर आते हैं। इसके बाद सेम 3 और मॉन्स्टर आते हैं। इनको मेनली ड्रैगन से फाइट करनी है, तो हेल हॉर्स को बहकाने के लिए इन्होंने ऑलरेडी प्रबंध करके रखा होता है। ये लोग फॉरेस्ट के स्टार्टिंग में फ्लेयर चला देते हैं। इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर कुछ एडवेंचरर को रखा था। हेल हॉर्स उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब ये सभी ड्रैगन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हार्डी अपने साइलेंट नाम की एक स्किल को यूज करता है, जिससे यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। साशा मन में कह रही होती है कि मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही, यहाँ तक मेरी खुद की हार्ट बीट तक नहीं, सब कुछ बस साइलेंस है। एक नॉर्मल पर्सन को ये स्किल सीरियस मेंटल टोल दे सकती है। यह रेयर स्किल हार्डी के पास है। ये सभी अंदर की ओर निकल पड़ते हैं। मास्टर, टाइम आ चुका है, अब मस्त से एंजॉय कीजिए। सच में एली तुम कमाल की हो। ये सभी टावर के अंदर आ चुके होते हैं। सामने इनको कुछ खतरा नहीं दिखता, तो
तो ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी टेलीपोर्टेशन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जो कि इन सभी को टावर के अलग अलग फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देता है। तो इस पार्ट में बस इतना ही है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखना है तो इस वीडियो पे 500 कमेंट्स और 2 लाख हाई पॉइंट ये टारगेट है, इसे कंप्लीट कर देना। मैं तुरंत ही वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।